जी, लाल किताब में जितनी इम्पोर्टेंस बृहस्पति की है उससे कहीं ज्यादा बुध मायने रखता है। क्योंकि बुध जो है ना, वो इंसान की बुद्धि है, दिमाग। और भी बुध को कई चीजें रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे जितनी भी हरियाली है ना, वनस्पति वगैरह, पेड़ पौधे, खासकर चौड़े पत्ते वाले जो पौधे होते हैं। इसीलिए मरकरी का जो उपाय किया जाता है ना, वो ढाक के पत्तों से किया जाता है, ढाक के पत्ते जिसके पत्तल बनाए जाते हैं। ठीक है। जितना भी खाली स्थान है, जैसे खाली घड़ा होना, घड़े को खाली मतलब उसके अंदर पानी ना होना, खाली घड़ा, या कोई भी चीज खाली, उसको बुद्ध रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। हमारी बुद्धि बुद्ध है, इंसान के पास में कितनी अकल है, वो बुद्ध रिप्रेजेंट करता है। कुंडली में अगर बुद्ध अच्छी पोजीशन पे होगा तो उसका दिमाग बहुत अच्छे से काम करेगा। किसी चीज की नकल करना, है ना, या नकलची होना, ये भी बुद्ध की निशानी है। और कुछ इस तरीके के काम करना, जैसे अ, लोग दलाली करते हैं ना, मतलब कोई सर्विस के बदले जो कमीशंस एजेंट्स होते हैं ना, वो भी बुद्ध से ही रिप्रेजेंट करते हैं। सट्टेबाजी करना, जुआ खेलना, ये भी बुद्ध से ही संबंधित है। किसी की हाँ में हाँ मिलाना, है ना, जो बहुत अच्छे आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ज्यादा मतलब जी हजूरी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, उसको कहते हैं चाटुकारिता जिसको बोलते हैं, है ना। तो जी हुजूरियापन जो है ना, जिसका बुद्ध बहुत अच्छा होता है ना, वो बड़े बहुत अच्छे से कर लेता है ना। और नामर्दी का भी जो है ना, ये बुद्ध से ही संबंधित है, हिजड़ा वगैरह ये सब वर्ड्स बोले जाते हैं। बहन, बुआ, बेटी, लड़की, है ना, ये रिलेशन बुद्ध से ही सारे संबंधित है। साली, ये भी बुद्ध से ही संबंधित है। मासी, या नर्स, अस्पताल में जो होती हैं, वो भी बुद्ध ग्रह से ही संबंधित है। अगर जानवरों में अगर आ जाए तो तोता हुआ, है ना, भेड़, बकरी, चमगादड़, ये सब बुध ग्रह से संबंधित है। उपायों में जब भी बात की जाती है तो जो खड़ी मूंग होती है, हरी मूंग, खड़ी मूंग, ये भी बुध ग्रह से संबंधित है। पन्ना जो रत्न होता है वो भी बुध ग्रह से संबंधित है। हरा रंग, ये भी बुध ग्रह से संबंधित है। ठीक है। शरीर के अगर अंग की बात करें तो दांत, ये भी बुद्ध से संबंधित है। नाक, ये भी बुद्ध से संबंधित है। जबान, ये भी बुद्ध से संबंधित है। मुंह का कोई भी स्वाद जो भी हम टेस्ट करते हैं, है ना, जो भी हमको किसी भी चीज का स्वाद का पता चलता है, वो भी बुद्ध से ही संबंधित है। ठीक है। शीशा, कांच, ये भी बुद्ध से संबंधित है। कौड़ियां, ये भी बुद्ध से संबंधित है। या जो म्यूजिक वाले जो सामान होते हैं ना, जैसे ढोलक, सितार, है ना, हारमोनियम, ये भी बुध ग्रह से ही संबंधित है। ठीक है। इसमें शंख भी आ जाता है। शंख, ये भी बुध ग्रह से ही संबंधित है। और अंडे को भी बुध ग्रह से ही संबंधित माना जाता है। अंडा, घड़ा, खाली घड़ा, मटका जिसको बोलते हैं, वो भी बुध ग्रह से संबंधित है। ठीक है। और जितने भी चौड़े पत्तों के जो वृक्ष है ना, वो सब बुध ग्रह से संबंधित। तो ये इतनी चीजें इसलिए बताई क्योंकि बुध ग्रह से संबंधित जो भी उपाय किए जाएंगे ना, सब इन्हीं से ही रिलेटेड होंगे। इन्हीं से ही रिलेटेड बुध ग्रह का उपाय किया जाएगा। ठीक है। अगर इसके मित्रों की अगर बात करें बुध के, तो सूर्य, शुक्र और राहु इसके मित्र हैं। चंद्रमा इसका शत्रु है। ठीक है। और बुध जो है ना, बृहस्पति और राहु से मिलके बनता है। मतलब बुध के जो मसनोई ग्रह हैं, वो है बृहस्पति और राहु। आप देखोगे कि बृहस्पति का रंग पीला होता है, राहु का रंग होता है नीला। अगर पीले और नीले रंग को आप मिलाओगे तो हरा रंग बनेगा, और हरा रंग होता है बुध का, है ना। इसीलिए बृहस्पति और राहु के मिलने से
बुध का हरा रंग बन जाता है। तो ये बृहस्पति और राहु जब भी दोनों इकट्ठा होंगे किसी भी घर में, तो वहां पर बुध की एनर्जी होगी। जैसे मान लीजिए बृहस्पति, 12वें घर में बृहस्पति और राहु बैठे हुए हैं, तो आपको ये मानना है कि 12वें घर में बुध बैठा हुआ है, तो ये नीच का हो जाता है 12वें घर में बुध। तो ये मसनोई ग्रह है बुध। सूर्य, सूर्य को मित्र माना गया है बुध का। अब सूर्य के साथ में मिलने से बुध का जो दोष होते हैं ना वो नष्ट हो जाते हैं। मतलब बुध सिफर हो जाता है। जैसे बुध के अंदर मान लीजिए किसी खराब हाउस में बुध बैठा हुआ है, और जैसे मान लीजिए नाइन्थ हाउस में बुध बैठा हुआ है, नाइन्थ हाउस में बुध अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन अगर नाइन्थ हाउस में बुध के साथ में सूर्य आ जाए, तो यहां पर बुध के जो दोष होंगे ना वो नष्ट हो जाएंगे, और उसके अंदर सूर्य सूर्य अपने गुण जो है ना डाल देगा। बुध की अशुभता खत्म हो जाएगी, बुध शुभ हो जाएगा सूर्य के साथ में। ठीक है। और वैसे अगर अच्छे हाउस में भी बुध बुध अगर बैठा हुआ है, तो सूर्य के साथ में वो सिफर हो जाता है। मतलब सूर्य के साथ में बुध की इस तरीके से एनर्जी मिल जाती है कि सूर्य को भी पावर मिल जाती है, और बुध अपने अशुभ गुण, अशुभ रिजल्ट छोड़ के वो शुभ हो जाता है। बुध का दूसरा मित्र है शुक्र। अब शुक्र मित्र क्यों है इसको थोड़ा सा समझिए। शुक्र जो है ना वो कच्ची मिट्टी है, खेती वाली जमीन की जो मिट्टी होती है वो शुक्र की मानी जाती है। और जो जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब खेती वाली जमीन में होते हैं, कच्ची मिट्टी में होते हैं। तो बुध है हरियाली और शुक्र है मिट्टी। तो ये दोनों पूरक है एक तरीके से। कोई हरा पौधा लगाओ, जैसे हरा पौधा है कोई, वो मिट्टी में जैसे लगा हुआ है, आप उसको उखाड़ के अगर फेंक दो, तो कुछ दिन में वही हरा पौधा सूख जाएगा और पीले रंग का हो जाएगा। और पीला रंग किसका है? बृहस्पति का। इसीलिए बुध और बृहस्पति आपस में शत्रु माने जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि बुध का जो अ, हरापन है, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, जो हरे पौधे हैं, वो मिट्टी की वजह से ही जिंदा रहते हैं। मतलब बुध जो है ना, बुध को जिंदा रहने के लिए शुक्र का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। इसको एक एग्जांपल से और समझ लो। जैसे बुध क्या है? बुध हमारे दांत हैं। अभी हमने बात की ना, दांतों का कारक होता है बुध। अगर दांत टूट जाए, मतलब एक समय के अनुसार जो है ना, दांत आदमी के गिर जाते हैं, दांत खत्म हो जाते हैं, तो उस समय उसका शुक्र भी कमजोर हो जाता है, शुक्र भी पूरी तरीके से खत्म ही हो जाता है। जो सींग होते हैं ना जानवरों के, वो भी बुध के ही कारक होते हैं। अब जैसे एक किसी बड़े जानवर का अगर एग्जांपल ले लें, जैसे कोई बैल है ना, उसके अगर मान लीजिए सींग ना रहे, तो वो जो है ना, जो शुक्र रूपी जो शक्ति है ना, वो भी अपनी गंवा बैठता है। वो शुक्र वाला जो गुण होता है ना, वो उसके अंदर नहीं रहता। म्यूजिक है, ये बुध से रिलेटेड है ना, जितने भी संगीत है, जितना भी वो है, वो भी बुध से ही संबंधित है। तो ये जो संगीत है ना, ये भी शुक्र की चीजों को बढ़ाता है, शुक्र की चीजों में तेजी लाता है। तो बुध का और शुक्र का एक तो बड़ा अच्छा संबंध है, बड़ा मतलब मित्रवत संबंध है, और बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। यही हाल जो है राहु के साथ में है बुध का। तो बुध का जो तीसरा मित्र है वो है राहु। राहु एक तरीके से हाथी हुआ, और बुध जो है ना वो उसकी सूंड है। हाथी की जो सूंड है वो बुध से रिप्रेजेंट की जाती है। और राहु और हाथी जो है वो पूरा राहु है। तो हाथी जो है ना वो अपने सूंड के ही सहायता से पानी पीना या सूंघने की शक्ति या खाने की शक्ति सब सूंड से ही होती है। तो कहने का मतलब यह है कि हाथी जो है ना अपनी शरीर की अगर रक्षा भी करता है ना, तो वो सूंड से करता है। तो यहां पर भी राहु और बुध का इसी तरीके से मेल माना जाता है। और वैसे भी बुध का जो हरा रंग है वो राहु के नीले रंग के बगैर नहीं बन सकता। नीला रंग मिलाना ही पड़ेगा किसी भी हरे रंग को बनाने के लिए।
और बुध और राहु इस तरीके की चीजें हैं। बुध जो हो गया वो हमारा दिमाग हो गया, और राहु जो है ना हमारी सोचने की शक्ति, आ, हमारे दिमाग में क्या विचार चलते हैं, मतलब मानसिक जो विचार होते हैं ना, वो राहु है। तो कुंडली में बुध का अच्छा होना या खराब होना, ये राहु के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा बुध अच्छा है कि खराब है, ये राहु के श्रेष्ठ होने और उसके निकृष्ट होने पर पता चलता है। ये दो वर्ड मैंने बोले, श्रेष्ठ और निकृष्ट, ये बहुत मतलब दो बड़े वर्ड है। हमारे दिमाग में किस तरीके के विचार चलते हैं, ये राहु के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए राहु और बुध का आपस में उतना ही गहरा रिलेशन है जितना बुध और शुक्र का है। राहु और बुध ये एक दूसरे के मित्र भी हैं और एक दूसरे के सहयोगी भी हैं। अगर आप इस तरीके से समझो कि ये दो मित्र ऐसे हैं जो अगर किसी खराब हाउस में जाके बैठ जाएं, ऐसा हाउस जो इन दोनों के लिए खराब हो, और ये दो बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, सोचो उस घर में जाएंगे जो घर इनको पसंद नहीं है, अगर उस घर में ये दोनों जाके बैठेंगे तो ये कितना ज्यादा उत्पात मचाएंगे उस घर में। और राहु और बुध किसी ऐसे घर में जाके बैठ जाएं जहां जो घर इन दोनों को पसंद आ रहा है, वहां इनके सोचो कितना अच्छा काम करेंगे। मतलब एक दिमाग को अगर एक पॉजिटिव विचार मिल जाए तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे सेकंड हाउस, सेकंड हाउस में मान लीजिए बुध और राहु बैठ जाए, ठीक है। तो सेकंड हाउस बुध के लिए अच्छा माना जाता है ना, और राहु के लिए भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि राहु की ये बैठक मानी जाती है सेकंड हाउस। तो बुध राहु अगर सेकंड हाउस में होंगे ना तो बड़ा अच्छा काम करेंगे। आदमी पैसे कमाने के लिए इतना अच्छा फोकस होगा, इतना अच्छा वो शार्प माइंडेड होगा कि वो पैसा बहुत ही आसानी से कमा लेगा। अब यही युति मान लीजिए बुध राहु की नाइन्थ हाउस में कर दें या ट्वेल्थ हाउस में कर दें, नाइन्थ हाउस में कर दें या ट्वेल्थ हाउस में कर दें, और तीसरा कोई प्लैनेट इनके साथ में ना हो, तो स्थिति बहुत बदतर हो जाएगी दोनों ही हाउसेस में। तो इस तरीके से है ये, बुध राहु किसी भी हाउस में होंगे, अगर खराब हाउस में है तो ज्यादा खराब करेंगे, और अगर किसी अच्छे हाउस में दोनों बैठे हैं तो मिलके बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये तो मित्र ग्रह हो गए इसके। शत्रु ग्रह की अगर बात करें तो शत्रु ग्रह में बुध से चंद्रमा शत्रुता रखता है, बुध चंद्रमा से शत्रुता नहीं रखता, चंद्रमा रखता है शत्रुता बुध से। इसीलिए चंद्रमा का घर फोर्थ हाउस चंद्रमा का होता है, वहां पर बुध अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल मानता है और बड़ा अच्छा फल देता है फोर्थ हाउस में बैठ के बुध। लेकिन अगर बुध और चंद्रमा साथ में आ जाए तो चंद्रमा अशुभ हो जाता है। बुध जब चौथे घर में होता है तो व्यक्ति का व्यापार, व्यक्ति का बिजनेस, कोई भी काम करता है वो बड़ा अच्छा चलता है। लेकिन उसका मन जो है ना वो हमेशा बेचैन रहता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा इंसान जो बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहा है, खूब पैसा कमा रहा है, करोड़पति है, लेकिन वो हरदम बेचैन रहेगा, हरदम परेशान रहेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा खराब हो रहा है यहां पर। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन है, सुख, मन की शांति है, वो सारा अस्त व्यस्त रहेगा। क्योंकि चंद्रमा जो है ना बुध को अपना शत्रु ही समझता रहेगा। इसीलिए उस व्यक्ति का भले ही व्यापार बहुत अच्छा हो, भले ही घर की सुख शांति बहुत अच्छी हो, भले ही उसको सारे सुख सुविधा मिलती हो, प्रॉपर्टी, गाड़ी वगैरह सब कुछ उसके पास में हो, लेकिन फिर भी उसका मन बेचैन रहेगा।
इसी तरह बुध जो है ना वो बकरी का भी कारक मानी जाती है, बकरी और भेड़ का। और चंद्रमा जो है ना वो दूध का कारक माना जाता है। देखिए जो बकरी का जो दूध होता है वो हर कोई पसंद नहीं करता है, वो मजबूरी में ही आदमी उसको पीता है। जो नाक छिदाने का जो उपाय होता है ना लाल किताब में, कि चांदी से नाक छेद छेद दिया जाता है, वो क्यों किया जाता है? जब बुध खराब होता है, मतलब बुध खराब होने का मतलब कि इस इंसान की बुद्धि काम नहीं कर रही है, सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है, सही समय पे सही डिसीजन ना ले पाना, ये भी बुध खराबी के लक्षण होते हैं, बुध की खराबी के। तो जब भी कुंडली में बुध खराब होता है, बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में खराब होता है, तो उसकी ये बीच की ये जो नाक होती है ना, ये छेद दी जाती है चांदी के तार से। तो उससे क्या होता है ना कि उसका दिमाग खुल जाता है, उसकी बुद्धि चलना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जब भी नाक छेदी जाती है ना, तो इतना दर्द होता है कि उस ये सीधा जो कनेक्शन है ना वो यहां से होता है सीधे। जब भी नाक छेदेंगे तो आंसू आ जाते हैं बहुत बुरी तरीके से। तो वो झटका लगता है, पीछे जो दिमाग होता है ना वो उसकी सारी तरंगें खुल जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बुध जब चंद्रमा के शरण में आता है, चंद्रमा के संपर्क में आता है, तो बुध तो अच्छा हो जाता है, लेकिन चंद्रमा दूर हो जाता है, चंद्रमा खराब हो जाता है। ठीक है। बुध का जो अपना घर है वो तीसरा और छठा घर है, थर्ड हाउस का मालिक और छठे घर का मालिक। तीसरा घर नवे घर को देखता है, और छठे घर से दृष्टि कहाँ जाती है? 12वें घर में। लेकिन नवा घर तीसरे घर को नहीं देख सकता और 12वां घर छठे घर को नहीं देख सकता। यही तो है ना दृष्टि संबंध लाल किताब का, घरों का। लेकिन अगर 12वें घर में बुध बैठ जाए तो वो छठे घर को भी देखता है, और नवे घर में अगर बुध बैठ जाए तो वो तीसरे घर को देखता है। और देखता कैसे है? वक्री दृष्टि से। मतलब कोई भी प्लेनेट बैठा होगा उसको हानि पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। और अगर बुध का शत्रु अगर बैठा है यहां पर, तब तो बहुत बुरी तरीके से खराब कर देगा। नवा घर जो होता है ना वो बुध के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्या कहेंगे? नवे घर को बुध ने जो है ना एक तरीके से अपना अ, जेल खाना बना रखा है, जेल बनाया हुआ है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई ग्रह जो है ना वो 9th हाउस में बैठा हुआ है, और उसके खुद के घर में अगर बुध जाकर बैठ जाए, तो आप उस ग्रह को इस तरीके से समझें कि बुध ने उसको अपनी कैद में कर रखा है। जैसे मान लीजिए बृहस्पति 9वें घर में बैठा हुआ है और बुध 11वें घर में बैठ जाए, तो बृहस्पति जो है ना वो बुध की कैद में हो गया। अब इस बृहस्पति का जो उपाय होगा ना वो बुध के चीजों से होगा, बुध की पूजा से होगा, बुध की चीजों को बहाने से होगा, बुध की चीजों की पालना करने से होगा, बुध के जरिए से उपाय होगा। चंद्रमा 9th हाउस में बैठा हुआ है और 4th हाउस में बुध जाके बैठ जाए, तो चंद्रमा जो है ना वो बुध की कैद में हो गया। अच्छा आपने देखा होगा कि ऐसे अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई उसूल ना हो, जिसका कोई नियम ना हो, जिसका कोई सिद्धांत ना हो, वो आदमी कुछ ज्यादा ही हानिकारक हुआ करता है। मतलब उसको उसको प्रिडिक्ट करना आसान नहीं होता है कि कब वो किस तरीके से आपके सामने रिएक्ट करेगा। यही सेम हालत बुद्ध की होती है। यही बुद्ध का एक गुण है जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कुंडली में। क्योंकि बुद्ध का अपना कोई उसूल नहीं है, अपना कोई नियम नहीं है, अपना कोई सिद्धांत नहीं है। अगर ये किसी अच्छे ग्रह के साथ में बैठा है तो अच्छा फल देगा, अगर ये खराब ग्रह के साथ में बैठा हुआ है तो ये बहुत खराब फल देगा। डिपेंड ये करता है कि बुद्ध किसके साथ में बैठा हुआ है। इसलिए बुद्ध अगर अकेला बैठा हो तो ज्यादा अच्छा है।
क्योंकि अगर किसी के साथ में अगर बुध बैठा है ना, तो उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। उसको समझने के लिए आपको उस प्लैनेट की हालत को देखना पड़ेगा कि वो प्लैनेट किस कंडीशन में है, उस प्लैनेट के हालात क्या है। इसीलिए बुद्ध के जो उपाय होते हैं वो दुर्गा पूजा से, बकरी दान करने से, नाग छेदन से, फिटकरी से अपने दांत साफ करने से, है ना। और बुद्ध से संबंधित कौड़ियां होती हैं, कौड़ियां वगैरह, उसको जल प्रवाह करने से। पीला कद्दू भी बुध ग्रह से संबंधित होता है। बुद्ध का उपाय पीले कद्दू से भी किया जाता है। पीला कद्दू धर्म स्थान में देना, मतलब बुद्ध को सेकंड हाउस में पहुंचाना। जो पका हुआ कद्दू होता है ना पीले रंग का, उसकी बात करें, पीला कद्दू। बुद्ध अगर कुंडली में खराब है तो अंडों से बहुत दूर रहना चाहिए, अंडे से परहेज रखना चाहिए। किसी भी काम से अंडे का ना ही व्यापार करना है, ना ही उसका प्रयोग करना है। ठीक है। बुध चूंकि तीसरे घर और छठे घर का मालिक होता है, इसकी कुंडली में अगर बुध कहीं पर भी बैठा है ना, तब भी इसका असर 9वें घर पे और 12वें घर पे रहता ही रहता है बुध का। ठीक है। सूर्य के साथ, जैसे सूर्य की हमने बात की कि सूर्य के साथ में जो है ना बुध मित्रवत संबंध है सूर्य के साथ। तो अगर सूर्य के साथ में बुध अगर होता है ना, तो मंगल बहुत अच्छा हो जाता है। मंगल एक तरीके से बहुत अच्छे फल देता है, सूर्य और बुध की युति जब भी होती है। ठीक है। और चंद्रमा के घर में भी बुध बहुत अच्छा माना जाता है, फोर्थ हाउस में, भले ही चंद्रमा को खराब करे। और मंगल के 8वें घर में अगर बुध खराब भी है ना, लेकिन उसको मंगल का अगर साथ मिल जाए, तब भी बुध बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इसीलिए अगर किसी की कुंडली में बुध अगर 8th हाउस में बैठा हो, तो उसको बताया जाता है कि मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी का जो बर्तन होता है, मिट्टी का जो बर्तन होता है ना, वो बुध ग्रह से संबंधित होता है। कुल्हड़ टाइप का जो बर्तन होता है, वो बुध ग्रह से संबंधित होता है। तो उसमें या फिर देसी खांड, या सौंफ, या शहद, ये भर के, चाहे वीराने में जाके चाहे शमशान की भूमि में जाके, ये दबाना होता है। तो यहाँ पर मंगल और बुध की मिले जुले, मतलब एक तरीके से एनर्जी यहाँ पर आ जाती है। ठीक है। और बुध का सबसे अच्छा जो उपाय होता है, वो सबसे अच्छा उपाय तो नाक छेदन होता है 96 घंटे तक। और जो सबसे सिंपल उपाय है वो अपने दांतों को साफ रखना। और छोटी कन्याओं की, लड़कियों की सेवा, जितना हो सके आप उनको कुछ ना कुछ खिलाते रहना, उनको कुछ ना कुछ देते रहना, उनको खुश रखना, उनके पैर छू के उनका आशीर्वाद लेते रहना। इन सब से जो है ना बुध आपका अच्छा होता है। ठीक है। खाना नंबर 3 में जो बुध होता है, वो आपके परिवार पर भी भारी होता है और आपके पूरे खानदान पर भी भारी होता है। ठीक है। खाना नंबर 9 का बुध जो होता है, वो धन दौलत के लिए अच्छा नहीं माना जाता। पैसे की कमी को दर्शाता है खाना नंबर 9 का बुध। और खाना नंबर 11 और 12 में बुध जो होता है ना, वो डेली इनकम में परेशानी पैदा करता है, आपके बिजनेस को खराब करता है। व्यापार के लिए अच्छा नहीं होता है यहाँ का जो बुध होता है। ठीक है। बुध का जो शरीर में जो स्थान होता है ना, वो आपके, ये जो पीछे जो कंधे होते हैं ना, ये जो ज्वाइंट होता है, ये जो गर्दन से जुड़े हुआ जो कंठ के जस्ट पीछे वाला जो हिस्सा होता है, गले के जस्ट पीछे वाला हिस्सा, ये वाला, ये बुध से संबंधित होता है। और रीढ़ की हड्डी का जो जोड़ होता है, रीढ़ की हड्डी के जो जोड़ होते हैं ना, जो जहां से जो रीढ़ की हड्डियां जुड़ी रहती हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, वो भी बुध ग्रह से संबंधित होते हैं। इसीलिए अगर किसी को सर्वाइकल इशू आता है ना, यहाँ पे गर्दन से ये पीछे वाले, उसका बुध जो है ना वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में होता है। इस वजह से आता है। आदमी का दिमाग, और बोलने की कला, उसकी आवाज, और उसके दांत,
इससे भी बुद्ध का ही संबंध माना जाता है। अगर इन सब में कोई, जैसे जबान में तोतलापन नहीं हो जाता है, लोग रुक रुक के बोलते हैं, हकला के बोलते हैं, वो भी बुद्ध की खराबी की वजह से होता है। ठीक है। तो बुद्ध की जो मिलावट है वो बृहस्पति और राहु की है। बृहस्पति की राहु से जब मिलावट होती है तो बुध बनता है। ठीक है। और बृहस्पति का ये बृहस्पति को ये शत्रु मानता है। वैसे एक कहानी, मतलब अध्यात्म में एक कहानी अ, एक तरीके से बताई गई है कि बृहस्पति का ये पुत्र है, बृहस्पति और चंद्रमा के मिलने से बुद्ध की उत्पत्ति हुई। ये अध्यात्म में एक कहानी है, उसमें बताया गया है। तो ये, अब वो पूरी आध्यात्मिक कहानी क्या है वो मुझे नहीं पता, मतलब एक तरीके से नाजायज औलाद मानी जाती है बुद्ध, बृहस्पति और चंद्रमा की। उसकी वजह से बुद्ध जो है ना वो बृहस्पति से शत्रुता रखता है। ठीक है। बुद्ध जो है ना, बुद्ध और राहु का संबंध मैंने आपको बताया ही। राहु जो होता है वो चंद्रमा की जो मन की जो विचार है ना उसको भी नियंत्रित कर सकता है। राहु के अंदर इतनी पावर होती है कि आपके मन को वो नियंत्रित करता है। और जहां उसने जो है चंद्रमा को नियंत्रित करना शुरू किया, तो वहीं पर वो जो है ना बुद्ध से इस तरीके से वो अपना संबंध बनाता है कि बुद्ध क्या है, बुद्ध जो है ना आपकी अकल और वाणी है। बुद्ध को अकल और वाणी का एक तरीके से बुद्ध देवता माना गया है, उसको देवता माना गया है अध्यात्म में। ठीक है। और बृहस्पति का ये दुश्मन है। बृहस्पति क्या है, बृहस्पति हवा है। बृहस्पति हमारे पूर्वज है। बृहस्पति हमारा जो ज्ञान है ना, परंपरागत ज्ञान जो पिछली, मतलब पिछले कई पीढ़ियों से चला आ रहा है हमारे परिवार में, वो ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। बृहस्पति जो बृहस्पति का जो स्वरूप है ना वो मर्यादा से है, धर्म से है, अध्यात्म से है। किसी चीज को मुक्त कर देना, मुक्ति मिलना, या हमारी आइडियोलॉजी क्या है, नैतिकता, इससे बृहस्पति का संबंध है। इसका जो बृहस्पति का जो संबंध है ना वो संसारिकता से नहीं है, ना ही भौतिकता से मतलब है इसका। ये मतलब एक तरीके से हवा है, हवा तत्व है बृहस्पति, जिसका कोई आकार नहीं है। और जिस चीज का कोई आकार नहीं होता है, जो हवा का क्या आकार है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। आप हवा को देख तो सकते नहीं हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो आप। लेकिन जब यही बृहस्पति की जो हवा है ना जब वो आकार लेने लगती है, तब एक तरीके से बुद्ध के रूप में वो आने लगती है। बुद्ध क्या है, बुद्ध जो है ना वो आकार है। और हवा को जो आकार दे दे वही बुद्ध है। जैसे मैंने आपको बताया कि बृहस्पति संसारिकता नहीं है, लेकिन बुद्ध संसारिकता है। बुद्ध भौतिकता है, बुद्ध का एक अस्तित्व है। तो जिस चीज को, जो जिसका कोई आकार नहीं है, जो निराकार है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको जो आकार दे दे, उसको, उसका जो किसी चीज का अस्तित्व बना दे, वही बुद्ध है। वैसे भी आप देखो, जब भी कोई बच्चा जैसे जन्म लेता है ना, तो उसका एक, जब भी वो बच्चा कोई जन्म लेता है तो वो एक तरीके से वो अस्तित्व में तो आ गया, मतलब एक उसका अस्तित्व तो हो गया कि एक जीव उत्पन्न हो गया। लेकिन उसका जो मन है ना, जो उसका दिमाग है, वो पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा होता, वो एक तरीके से शून्य होता है। वो उस समय कुछ नहीं जानता कि ये संसार क्या है, या ये हमारे माँ बाप हैं, या कौन है, मतलब वो पूरी तरीके से बिल्कुल दुनिया के लिए या अपने लिए बिल्कुल अपरिचित होता है, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। उस समय जो बच्चे का पूरा जो ध्यान रखना पड़ता है ना, वो उसके माँ बाप को रखना पड़ता है। कहने का मतलब अगर ज्योतिष में इसको कहें, तो उस समय बच्चे का जो पूरा जो
ध्यान रखा जाता है वो बृहस्पति और चंद्रमा के द्वारा रखा जाता है, क्योंकि चंद्रमा माता है और बृहस्पति पिता है। और धीरे 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 वो जो बच्चा होता है ना, वो अपने माँ बाप के जरिए ही इस संसार को समझता है। लेकिन जैसे जैसे उसमें अक्ल आने लगती है, मतलब बुद्ध पैदा होने लगता है, उसके अंदर सोचने और विचारने की क्षमता आने लगती है, तभी से वो बृहस्पति का और चंद्रमा का, इनकी बातों की अवहेलना करने लगता है, मतलब इनकी बातों को नकारने लगता है, क्योंकि उसके अंदर अकल अकल आने लगी, उसकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ने लगी। बस वहीं से इसकी बृहस्पति से दुश्मनी स्टार्ट हो जाती है। अब बृहस्पति उसको जितने अच्छे उपदेश देगा, इसको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो उसकी अकल काम कर रही होती है। वो जैसी उसकी अकल काम करेगी वैसी वो काम करेगा। अब ये डिपेंड करता है राहु के ऊपर। अगर राहु कुंडली में अच्छा है तो बुध भी अच्छा होगा और बृहस्पति भी अच्छा होगा। तो बृहस्पति को अच्छा देखने के लिए हमने जो जब बृहस्पति का चैप्टर पढ़ रहे थे ना, तब हमने नहीं बताया, तब हमने आपको बताया था कि कुंडली में अगर राहु अच्छा होगा तो बृहस्पति भी अच्छा होगा, बुध अच्छा होगा तब बृहस्पति भी अच्छा होगा। तो ये संबंध है बृहस्पति बुध और राहु का। तो वो बच्चा जैसे 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 बड़ा होता है, वो समाज में घूमता है, नई नई चीजों को देखता है, भौतिकता को देखता है, नए लोगों से संबंध बनाता है, तो पिता उसको जैसे जैसे उसकी गलत चीजों को रोकता है ना, वो पिता से उसकी दूरी बढ़ती चली जाती है, पिता से वो चीजें छुपाता है, पिता कुछ कहता है तो उसकी बातों को वो नकारने लगता है। यही संबंध है बृहस्पति और बुध का। हम इसको इस तरीके से समझेंगे। ठीक है। किसी को कुछ पूछता पूछना तो नहीं अभी? सर सर ये मेरे को यही पूछना था, जुपिटर का में चैप्टर में हमने वही कहा था कि जुपिटर के लिए राहु और बुध अच्छे होने जरूरी है तो जुपिटर अच्छा हो जाएगा। और फिर बुध में हम बोल रहे हैं कि बुध के लिए राहु अच्छा होना जरूरी है। हम्म। तो मतलब जुपिटर का बेसिकली यही है कि बुध खराब है तो राहु भी खराब है, तो जुपिटर भी खराब ही हो गया फिर तो। हाँ बिल्कुल। मैंने बताया ना, संबंध आपको बताया ना, इस संबंध को समझो जो जितनी देर में बता रहा हूं आपको। ये इसी तरीके से कनेक्टेड है सारे प्लैनेट एक साथ में। वैसे भी बृहस्पति और राहु के मिलने से बुध बनता है। तो इसमें से अगर कोई भी प्लैनेट खराब हो जाएगा ना, तो तीनों ही प्लैनेट खराब हो जाएंगे भाई। हम्म। और बृहस्पति के खराब होने के बहुत सारे चीजें होती है, जैसे उसमें एक तो बुध अगर खराब है तो बृहस्पति खराब है, और एक चीज और होता है, अगर कुंडली में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण बना हुआ है तब भी बृहस्पति खराब होता है। खराब। हम्म। तो बृहस्पति तो कई तरीके से खराब हो सकता है। बिल्कुल। सर एक ये आपने जो बात करी हमने कि बुध नौ में आ, सॉरी, हाँ, मतलब प्लेनेट नौ में हो और बुध उसके किसी पक्के घर में बैठ जाए, उसके पक्के घर में बैठ जाए, जैसे चंद्र की एग्जांपल लिया था, तो ये तो हम्म। ऋण ही बन जाता है, ये तो इसको पितृ ऋण बोलते हैं हम लोग। हाँ नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल, एक एक तरीके से पितृण हो गया। लेकिन अ, बृहस्पति की जगह और भी कोई भी प्लेनेट हो सकता है ना, वो तो चलो जुपिटर बैठ गया वो पितृण हो गया। हम्म। लेकिन हम कह रहे हैं कि मान लीजिए नाइन्थ हाउस में सूर्य बैठा है और बुध हम्म। बैठ जाए फिफ्थ हाउस में, अच्छा। पांचवें हम्म। घर में, तो हम्म। सूर्य जो है ना वो बुध की कैद में आ गया। हम्म। अब बुध के ऊपर डिपेंड होगा कि सूर्य कैसे काम करता है। अगर सूर्य यहां पर खराब कर रहा है तो बुध का उपाय होगा, क्योंकि बुध ने उसको कैद कर रखा लेकिन सर चार की बात, बुध चार में अगर आ जाए और चंद्र नौ में आ जाए, है। तो हाँ इस केस में बुध तो बढ़िया हो जाएगा। आपने ये बताया कि बुध तो चंद्र घर में सही रिजल्ट देगा व्यापार के लिहाज हाँ से, हाँ। लेकिन चंद्र को वो खराब करेगा ही करेगा, चंद्र को कैद अब भी कर आप लेगा अब वो। आप एक चीज देखोगे, अगर मान लीजिए कुंडली प्रेडिक्शन के समय आपको ये सूत्र याद नहीं आया हम्म। कि यही कैद वाला कि नाइन्थ हाउस में कोई भी प्लेनेट बैठेगा और बुध उसके घर में बैठ जाएगा, तब तो आप हम्म। उस कुंडली को देख के कहोगे अरे इसका तो चंद्रमा बहुत अच्छा है, इसका तो नाइन्थ हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, हम्म। इसका तो चंद्रमा पीड़ित हो ही नहीं सकता है। लेकिन आप देखोगे वो पीड़ित मिलेगा चंद्रमा।
सर ऐसी स्थिति में अगर मंगल बद हो, मंगल बद अगर 9 में अगर मून आ जाता है, तो वैसे ही मंगल बद हट जाता है। अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि मून तो बुरी तरीके से खराब है यहाँ पे। नहीं नहीं, वो सूत्र दूसरा हो गया। मंगल के लिए जब भी हम देखेंगे तो मंगल बद के लिए तो चंद्रमा चलो नाइन्थ हाउस में आ गया, ठीक तो है, ठीक है वो ये। एक चीज अलग हो गई। अच्छा। मंगल बद का तो परिहार वो एक अलग है, लेकिन यहां पर चंद्रमा पीड़ित हो रहा है। चंद्रमा को अगर हम यहां पर अच्छा नहीं कह सकते हैं, चंद्रमा यहां पर खराब हो गया। और चंद्रमा वैसे भी खराब हो गया नाइन्थ हाउस में, फोर्थ हाउस में बुध आ गया तो चंद्रमा वैसे भी खराब हो गया। हम्म। भले ही वो नाइन्थ हाउस में ना बैठा होता तब भी चंद्रमा खराब होता। और अगर बुध यहां पर बैठा होता और चंद्रमा अगर केंद्र में बैठा होता, 1 4 7 10 में कहीं पे भी, तो चंद्रमा बहुत ज्यादा खराब हो जाता। केंद्र से बाहर बैठा होता तो चंद्रमा नाइन्थ हाउस को छोड़ के तब भी ठीक था, काम चल जाता। लेकिन बुध यहाँ पर फोर्थ हाउस में बैठा हो और मतलब चंद्रमा का फोर्थ हाउस खराब हो रहा हो और चंद्रमा भी 1 4 7 10 के अंदर ही हो कहीं, तो चंद्रमा खराब ज्यादा हो जाता है। ठीक है सर। ठीक है। सर बुध की सर बुध हम्म की कैद में कोई भी ग्रह हो, हम्म। तो हम उपाय सर बुध का करेंगे या उसको पीड़ित ग्रह का नहीं नहीं, करेंगे? बुध से उपाय होगा ना उसका। तो बुध से ही उसको छुड़वाएंगे। बिल्कुल, बुध की ही पालना करेंगे, बुध के ही संबंधित चीजों से ही हमको उसका उपाय करना होगा। जैसे शुक्र 9 में हो और 2 में या 7 में बुध हो, तो सर ये हो गया ना, हाँ, यही सेम शुक्र। हो गया। बिल्कुल। तो हम शुक्र का उपाय नहीं करेंगे ना, बुध का ही करेंगे। हम बुध का उपाय करेंगे और मंगल बुध का उपाय करेंगे, दो उपाय करेंगे यहाँ पर। हाँ, शुक्र वहां मंगल। हाँ, मंगल बुध का और शुक्र हम्म। का। अच्छा, एक चीज और सर नहीं समझ में आई, तीसरा घर बुध का स्वयं का होता है सर, हम्म। है ना? क्या चीज? तीसरा घर तीसरा घर है ना सर, बुध का होता है। हम्म। तो वहां पे कैसे खराब फल देता है सर ये? मंगल की वजह से? मंगल की वजह से खराब फल देता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बुध और मंगल जो है ना, वो शत्रु होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर हम्म। यहाँ पर थर्ड हाउस एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि यहाँ पर अकेला बैठा भी मंगल बद कहलाता है। अकेला हम्म। बैठा हुआ मंगल यहाँ पर क्या बोला गया है, उसको चिड़ियाघर का शेर बोला गया है। हम्म। कहने का मतलब, चिड़ियाघर के शेर कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा व्यक्ति जिस माहौल में पलेगा उसी तरीके से वो बन जाएगा। अगर वो डाकुओं के घर में पलेगा तो डाकू बन जाएगा, तो डाक रिश्वतखोरों के घर में पलेगा तो रिश्वतखोर बन जाएगा, किसी बहुत बड़े आध्यात्मी पंडित के यहां पलेगा तो आध्यात्मिक पंडित बन पंडित बन। जाएगा। ये डिपेंड करता है थर्ड हाउस के मंगल का, कि उसकी पालना कैसे हुई है। किसी आर्मी या पुलिस वाले के यहाँ पलेगा तो 100% वो आर्मी और पुलिस में जरूर जाएगा। नहीं, पर बुध कैसे खराब हो जाता है सर? वहां खानदान बुध बर्बाद कर देता है। बुध मंगल की वजह से खराब हो जाता है। बुध अकेला, अकेला बुध, हाँ अकेला बुध। अगर यहां पर बुध सूर्य के साथ में बैठा ना तो बहुत अच्छा मतलब चार्ट हो गया फिर तो। अच्छा। सिर्फ अकेला बुध को यहां पर बोला गया है थूकने वाला कोढ़ी। उसके हाँ। इंडिविजुअल अपने लिए तो वो ठीक होगा, लेकिन उस व्यक्ति के साथ में जो लोग रह रहे होंगे उनके लिए वो नसुड्डियत साबित होगा, उनके लिए और अच्छा। 8वें में मंगल के साथ हो तो अच्छा। आठवें घर में मंगल के साथ में हो तो बहुत अच्छा है, टेक्निकल दिमाग देता है उसको आठवें घर में बैठा हुआ बुध। मतलब मंगल बुध मिलके एक, मंगल बुध मिलके क्या बनते हैं, शनि बनते हैं। हम्म। और शनि का घर है वो, तो अच्छा, वो एनर्जी बहुत अच्छा काम करती है वहां पे। अगर अकेला बैठा होगा तो खराब फल देगा। हाँ, तो अकेला फिर बैठा उसको होगा तो अच्छा फल नहीं देगा, इसीलिए अकेला अगर बुध वहां पर बैठा हो तो बहुत आसान है, मिट्टी के बर्तन में वो शहद दबवा देना चाहिए। रात के पत्ते, हाँ। ढाक के पत्ते नहीं, अगर वहां पर बुध बैठा है तो ढाक के पत्ते की जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ। अगर मंगल वहां पर बैठा है तो हम क्या करेंगे कि ढाक के पत्ते दूध से धुल के जो है दबा देना चाहिए, तब भी अब मंगल बुध का संबंध बन जाएगा। और अगर मान लीजिए बुध वहां पर बैठा है तो देसी खांड या शहद या इस तरीके की चीज दबा देनी चाहिए।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी बुध खत्म नहीं हुआ है। हाँ। तो ये हमने कुछ चीजें बुध के बारे में पढ़ी। एक कॉन्सेप्ट और है बुध का, बुध की नाली जिसको बोलते हैं। ठीक है, बुध की नाली का मतलब ये होता है कि कुंडली में अपने से तीसरे घर में कोई भी प्लैनेट जो होता है ना, वो जुड़ नहीं पाता है। मतलब किसी भी तरीके से उसका संबंध नहीं बन पाता है। जैसे जैसे मान लीजिए फर्स्ट हाउस में और थर्ड हाउस में ये कोई संबंध नहीं बनेगा, है ना। या अपने से तीसरे घर में किसी भी तरीके से कोई संबंध नहीं बन पाता है प्लैनेट का। लेकिन बुध अगर यहां पर बैठा होगा ना, तो फिर ये अपनी नाली के जरिए उससे संबंध बना लेगा तीसरे हाउस में। जैसे बुध फर्स्ट हाउस में बैठा है, थर्ड हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा है, तो बुध से उसका कनेक्शन मान लिया जाएगा। बुध अपनी नाली के जरिए उससे जुड़ जाएगा, सिर्फ बुध के केस में। बुध की जो नाली होती है ना, सारे घरों में काम करती है, सिर्फ अपने से सातवें को छोड़कर। मतलब बुध के सामने जो कोई प्लैनेट बैठा होगा, वहां पे काम नहीं करती है बुध की नाली। बाकी जो है ना, हर जगह काम करती है इसकी नाली। ठीक है, अब शुक्र और बुध की जो प्लेसमेंट होती है ना, उसको समझते हैं। शुक्र और बुध अगर दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं कुंडली में, तब ये बहुत अच्छा असर देते हैं। लेकिन अगर अपने से साथ में बैठे हैं, जैसे मान लीजिए शुक्र फर्स्ट हाउस में बैठा है, बुध सेवेंथ हाउस में बैठा है, बुध फोर्थ हाउस में बैठा है, शुक्र सेवेंथ हाउस में बैठा है, या बुध सेकंड हाउस में बैठा है, शुक्र एट्थ हाउस में बैठा है, मतलब अपने से सातवें। अगर अपने से सातवें घर में ये दोनों बैठे हुए हैं ना, तो स्थिति बहुत खराब है। तो दोनों का ही फल खराब हो जाएगा। शुक्र और बुध दोनों अलग अलग घरों में हो, बस सातवें में ना बैठे हो। एक दूसरे से सातवें घर को छोड़कर कहीं पर भी अगर बुध और शुक्र बैठे हुए हैं, तो इतनी बुरी स्थिति नहीं है। ठीक है, तो यहां पर बुध का जो असर होता है ना, वो शुक्र में कैसे मिलता है। बुध अगर शुक्र से पहले बैठा हाँ हुआ है, जी। बुध अगर शुक्र से पहले बैठा हुआ है किसी भी घर में, बस अपने से सातवें में नहीं, अपने से सातवें से छोड़कर किसी भी घर में शुक्र से पहले अगर बुध बैठा हुआ है, तो बुध अपनी नाली के जरिए जो है ना, वो शुक्र से संबंध बना लेगा, और शुक्र का जो असर है ना, वो अच्छा हो जाएगा। और बुध के साथ में जितने भी प्लैनेट बैठे होंगे, उसके असर को भी वो शुक्र में मिला देगा। बुध शुक्र से पहले अगर बुध बैठा है, तो वो अपना असर शुक्र में मिला देगा, और इसका जो असर होगा वो नेक असर होगा, अच्छा असर होगा। और एक शर्त तो ये हो गई, दूसरा क्या है कि बुध के साथ में जितने भी प्लैनेट बैठे होंगे, उसका असर भी वो शुक्र में मिला देगा। जैसे मान लीजिए बुध के साथ में मंगल बैठा हुआ है, तो मंगल का भी असर उसी तरीके से मिलेगा जैसे बुध का असर शुक्र में मिलेगा। दो कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन, बुध भले ही कुंडली में शुक्र से पहले बैठा है, लेकिन शुक्र के शत्रुओं के साथ में बैठा है। जैसे मान लीजिए सूर्य और बुध बैठा है किसी भी हाउस में, और उसके आगे शुक्र बैठा है। जैसे सूर्य और बुध बैठे हुए फिफ्थ हाउस में, ठीक है, और शुक्र बैठा हुआ सेवेंथ हाउस में। तो यहां पर वैसे तो बुध अपनी नाली के जरिए शुक्र से मिल जाना चाहिए था, लेकिन इस केस में नहीं मिलेगा। क्योंकि जब भी शुक्र के शत्रु बुध के साथ में बैठेंगे, तो शुक्र बुध का असर अपने में नहीं मिलाने देगा, उस केस में नहीं मिलाने देगा शुक्र बुध के असर को। और लेकिन अगर शुक्र के शत्रु बुध के साथ में नहीं बैठे होंगे, तो फिर बुध का असर शुक्र में मिल जाएगा, तो ये रिजल्ट अच्छे होंगे। लेकिन अगर शुक्र के आगे अगर बुध बैठा हुआ है, तो यहां पर
लाल किताब कहती है कि शुक्र में बुध का असर नहीं मिलेगा, और शुक्र बुध के बिना पागल माना जाएगा, मतलब पागल हो जाता है शुक्र, बुध के बिना शुक्र। फिर उस इंसान को ये अकल नहीं होती है कि वो संबंध कहाँ बना रहा है, कहाँ बनाना उसको चाहिए, कहाँ संबंध बनाना नहीं चाहिए। इस सोचने समझने की क्षमता जो होती है ना, वो इंसान की खत्म हो जाती है अगर बुध बाद में है और शुक्र पहले है। और अगर बुध पहले है और शुक्र बाद में है, तो उस इंसान को इतनी अक्ल होती है कि वो संबंध कहाँ बनाने जा रहा है। सिंपल सा सूत्र है, कुंडली में आप ये देख सकते हैं। ये बुध और शुक्र का संबंध होता है। ठीक है। जैसे बुध बुध का संबंध मंगल बध से हो जाए, बुध का संबंध मंगल बध से हो जाए, नेक मंगल से नहीं, मंगल बध से। कुंडली में जैसे मान लीजिए सूर्य शनि इकट्ठा बैठे हुए हैं कहीं, और मंगल के साथ में बुध आ जाए, तो बहुत खराब रिजल्ट मिलेंगे। शनि नीच का बन जाएगा। वो एक तो वैसे भी शनि अनकंफर्टेबल पोजीशन में बैठा हुआ सूर्य शनि के साथ में, और कहीं पे मंगल और बुध मिल जाए, तब तो कुंडली बहुत घातक हो जाती है, बहुत खराब हो जाती है। और मंगल बुध का संबंध बन जाए, लेकिन नेक मंगल हो, नेक मंगल, अच्छा मंगल हो, तब इसको बोला जाता है कंठी वाला तोता, लाल किताब की भाषा में। तो इसको नकली बृहस्पति भी बोलते हैं। तो उतना खराब नहीं करता है नेक मंगल के साथ में तो बहुत खराब नहीं करता है। उस कंडीशन में जो होता है, मंगल को जैसे सूरज की मदद मिल रही हो तभी तो नेक मंगल होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बुध चुप ही रहता है, मंगल का फल अच्छा ही होता है। फिर वो बुध शांत रहेगा, मंगल का फल अच्छा होगा। कहने का मतलब यह है कि अ, बुध उस तरीके से खराब नहीं करेगा, लेकिन बुध मंगल के साथ में है तो कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ रिजल्ट खराब करेगा। तो इसको लाल किताब की भाषा में कहते हैं कि खुफिया दुश्मनी से बाज नहीं आएगा बुध, बाकी वो नेक फल देगा, बाकी वो अच्छा ही करेगा, कभी कभी खराब कर सकता है वो। ठीक है। बुध और शुक्र मिलके मसनोई सूरज बनाते हैं। बुध और शुक्र की अगर युति है कुंडली में, तो मसनोई सूर्य का निर्माण होता है। और सूरज के साथ में तो बुध का असर अच्छा ही होता है। तो बुध शुक्र की जो युति होती है, अगर किसी मेल चार्ट में है तो उसकी पत्नी के लिए ये युति बहुत अच्छी होती है। और अगर किसी पत्नी के मतलब फीमेल के चार्ट में है तो उसके पति के लिए ये युति अच्छी मानी जाती है। ठीक है। बुध राहु अगर दोनों साथ में हैं, आपस में चूंकि मित्र हैं, अगर दोनों साथ में हैं लेकिन अच्छे घरों में हैं, तो इनका असर अच्छा होता है। लेकिन ये किसी भी अलग अलग खानों में अगर बैठे हुए हैं, और अगर इनका आपसी में दृष्टि संबंध बन जाए, तो ये कभी अच्छा फल नहीं देते। तो इनका जो फल है ना, वो खराब ही माना जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की जो है ना, वो शुभता फिर नहीं रहेगी। और बुध केतु तो आपस में शत्रु है। तो बुध केतु साथ में हो या दृष्टि संबंध बन रहा हो, ये कभी अच्छा फल नहीं देते, खराबी खराब ही रिजल्ट देंगे। ठीक है। बुध कर कुंडली में शुद्ध बुध क्या होता है? शुद्ध बुध ये होता है, मतलब एक जिसमें किसी का कोई असर ना मिल रहा हो, ना ही दृष्टि से किसी का असर मिल रहा हो, ना ही इसके साथ में कोई बैठा हो। तो आप बुध को कुंडली में इस तरीके का मान के चलिए, ये बिल्कुल सफेद पारदर्शी शुद्ध शीशा है, शुद्ध फिटकरी जिसको बोलते हैं। लेकिन जैसे ही
इसके साथ में किसी दूसरे ग्रह का असर मिला, तो एक जो शुद्ध शीशे की जो पारदर्शिता होती है ना, जो मतलब हम देख सकते हैं बहुत ही क्लियर चीजों को, उसमें अशुभता आ जाएगी, एक तरीके से शीशा गंदा हो जाएगा। फिर आप इसकी गहराई का और इसके आकार का पता लगा नहीं सकते हैं बगैर जो है पूरी तरीके से उस प्लेनेट का मतलब अध्ययन किए, जो इसके साथ में जो बैठा हुआ है। हमको पूरा जो है ना उस प्लेनेट के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा कि इस बुध के रिजल्ट को बताने के। तो कुंडली में बुध अगर अकेला है तो अच्छा है, अगर किसी के साथ में है तो बुध को जज करने से पहले हमको उस प्लेनेट को जज करना पड़ेगा कि ये प्लेनेट किस कंडीशन, उसी से ही हमको पता चलेगा। ठीक है, तो अब आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। बुध 1 से 12 फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोई भी डाउट्स हैं बुध से संबंध कुछ? सर जो बुद्ध की नाली अभी आपने जो बताई, ये अगर आप बोर्ड पे समझा दे तो थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो बोर्ड फिलहाल अभी नहीं है मेरे पास में, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट में आपको किए दे रहा हूँ। बुध का नाली का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सीधा है, सिंपल। आप ये समझो कि सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि शुक्र से पहले बुध को होना चाहिए। अगर शुक्र से पहले बुध बैठा हुआ है तभी वो उसकी नाली जो है ना वो शुक्र से जुड़ेगी। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि बुध जब भी अपनी नाली के जरिए शुक्र से मिल रहा है तो उसके साथ में कोई भी प्लेनेट बैठा होगा ना, उन सबका असर शुक्र से उतना ही मिल जाएगा जितना बुध का असर मिलेगा। मतलब बुध और शुक्र तब भी मिले हुए समझे जाएंगे, और उसके साथ में जो प्लेनेट बुध के साथ में बैठे हुए हैं वो भी शुक्र से मिले हुए समझे जाएंगे, बशर्ते वो प्लेनेट शुक्र के शत्रु ना हो। सिर्फ शुक्र का अगर शत्रु बुध के साथ में बैठा होगा तो बुध का भी असर नहीं मिलेगा और उस प्लेनेट का भी असर नहीं मिलेगा, फिर शुक्र को उसी तरीके से पागल ही समझा जाएगा। शुक्र में अगर बुध का असर नहीं मिलेगा तो शुक्र अच्छा नहीं माना जाएगा, शुक्र पागल ही समझा जाएगा लाल किताब की भाषा में। ठीक है, ये है सिंपल नाली का सूत्र। बस ये जो नाली है ये सामने से नहीं जुड़ती, 1 से 7 में नहीं जुड़ेगी। मतलब बुध फर्स्ट हाउस में हो, शुक्र सेवेंथ हाउस में हो, तब नाली नहीं जुड़ेगी। इसके अलावा घरों से नाली जुड़ेगी। सर इस तरह सर से कि शुक्र जैसे आप बुद्ध अगर सेकंड हाउस में है, हम्म। बुद्ध अगर सेकंड हाउस में है हम्म। और शुक्र जो है 12th में या 11th में है। हाँ, तो शुक्र बाद में हो गया ना बुध के। हाँ शुक्र बाद में हो गया, बुद्ध हाँ पहले। हाँ, तो ये नाली जुड़ेगी, नाली काम करेगी। सर शुक्र आगे हो और बुध पीछे हो हम्म, तो तो ठीक है। फिर अगर, तो आपने बोला ना वो मतलब समझ नहीं आता उसको कैसे करे क्या करे, नहीं नहीं, संबंध कैसे शुक्र बनाए। शुक्र से पहले अगर बुध है ना तो अच्छा है ये योग। नहीं बुध बाद में हो तो। हाँ, अगर बुध बाद में है तो फिर बुध भी नेगेटिव है और शुक्र भी नेगेटिव है, क्योंकि बुध और शुक्र नहीं मिल रहे हैं, उनका साथ नहीं मिल पा रहा है। तो उसको कैसे मिलाएंगे तो सर? उस मेरे हाँ, तो उसको उसको मतलब। उपाय के जरिए मिलाएंगे ना। अब जैसे मान लीजिए, हम एग्जाम्पल आपको दें। जैसे मान लीजिए आपका बुध बैठा हुआ है 12वें भाव में। ठीक है, और हम्म, शुक्र बैठा हुआ है आपका 11th हाउस में। हम्म, तो बुध बाद में हो गया, शुक्र पहले हो गया। हम्म, अब हमको बुध को पहले करना है शुक्र से। तो सिंपल उपाय है, बुध की चीजें जो है ना वो आप मंदिर में दे दो, धर्म स्थान में दे दो, सेकंड हाउस में पहुंचा दो बुध को, तो ऑटोमेटिक वो जो है पीछे हो गया। या बुध की चीजें जल प्रवाह कर दो, फोर्थ हाउस में पहुंचा दो, तब भी वो शुक्र से पहले हो गया। हम्म। सर एक सर क्वेश्चन। इसकी कॉम्बिनेशन। जी इसमें जी सर बोलिए बोलिए। शुक्राणु और अंडे का भी तो कॉन्सेप्ट है ना सर, कि हम्म। वो मिलते नहीं है, वो उसको मंगल मिलाता है, मंगल की शक्ति से। शुक्र शुक्राणु में बुध अंडा है। ठीक है। तो अगर सेवंथ में सर शुक्र बैठा है, हम्म। सूर्य
गुरु और शनि के साथ, और 8 में सर मंगल बुध बैठे हैं। हम्म। तो अब इसका उपाय करना पड़ेगा सर। बिल्कुल करना पड़ेगा। बुध अगर शुक्र के बाद में किसी भी कंडीशन में बैठा होगा वो उससे नहीं मिल सकता। तो सर 8 हाउस में मंगल बुध साथ में बैठे हैं, तो वो हाँ। अच्छा फल दे रहे हैं, तो हम हाँ। बुध को कैसे, बुध को हटा देंगे वहां से? नहीं तो हम शुक्र शुक्र को आगे करेंगे ना फिर। अच्छा, शुक्र को वहां कर हाँ, देंगे, जिस 10 में प्लैनेट को 10 में हम, कर। जो प्लैनेट देखिए मंगल बुध अगर आपके 8th हाउस में बैठे हुए हैं तो उसको तो हटा ही नहीं हाँ सकते हैं फिर, क्योंकि हाँ, ये वो तो अच्छा ही। कॉम्बिनेशन तो उस कुंडली वाले के लिए अच्छा है। इस कॉम्बिनेशन को हम जैसे ही हटाएंगे वो चीज खराब होगी। हम्म। तो यहां पर हम शुक्र को रिप्लेस करेंगे। शुक्र को हम जो है ना वो किसी अच्छे हाउस में पहुंचाएंगे, घर के 8वें घर के बाद 12वें हाउस में पहुंचाएंगे। 10th में अच्छा है सर शुक्र। 10th में भी अच्छा है शुक्र, 12वें घर में भी उच्च का है शुक्र। ओके सर, ठीक है। ठीक है। सर एक क्वेश्चन है सर, ये ऑब्जर्वेशन पे है। हम्म। सर जैसे आप बोलते हैं ना कि डे टू डे एक्टिविटी में प्लैनेट को ऑब्जर्व करो, हम्म। तो सर जैसे जुपिटर और मून गजकेसरी योग बनाते हैं, हम्म। तो जैसे चांदी की डिब्बी में जब हम केसर रखते हैं तो वो उसका तिलक लगाते हैं तो वो गजकेसरी बनाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर वो डिब्बी ओवल या गोल हो, ओवल शेप या गोल हो, तो उसमें बुद्ध का भी मानेंगे इन्वॉल्वमेंट? लेकिन अगर वो डिब्बी चांदी की है ना तो वो ठीक है। नहीं अगर तो वो चांदी। डिब्बी कांच की है तो वो हाँ। बुद्ध की मानी जाएगी। ओके सर, मैं लेकर आई थी, मैंने 2-3 दिन यूज किया, तिलक लगाया, मुझे फिर कोल्ड हो गया, मुझे लगा ऐसा तो नहीं बुद्ध खराब हो रहा है, नहीं कोल्ड हो नहीं गया। नहीं मैंने उसको स्टॉप कर दिया। नहीं नहीं नहीं। अगर डिब्बी कांच की होती, गोल होती, तब वो बुद्ध की मानी जाती। वो डिब्बी अगर चांदी की है तो वो गोल भी है ना तब भी वो बुद्ध को खराब नहीं करेगी। ओके। चंद्रमा की शरण में बुद्ध कभी खराब नहीं होता। हम्म। और चांदी में आपने क्या रखा है, केसर रखा है, तो चंद्रमा, चंद्रमा वैसे भी स्ट्रांग है क्योंकि बृहस्पति की उसको मदद मिल रही है। हम्म। ओके। सर एक कॉम्बिनेशन है मेरे पास, एक चार्ट है उसमें 12th हाउस में हम्म। बुध शुक्र मंगल, ये तीनों एक साथ बैठे हैं। बुध शुक्र और मंगल। ओके। जी। तो यहाँ पर तो बुध और शुक्र दोनों साथ बैठे हैं, तो यहाँ पे तो नाली का कंसेप्ट ही नहीं है, हाँ, वो तो दोनों साथ में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट और सही मंगल, रहेगा। और मंगल भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाएगा, ये कॉम्बिनेशन खराब नहीं है। क्योंकि जनरली वैसे ये देखते हैं ना कि 9th में और 12th में बुध अच्छा नहीं होता। अच्छा नहीं होता है, ठीक है, अच्छा नहीं होता है, लेकिन शुक्र बैठा है ना, उच्च का शुक्र बैठा है हाँ वहां हाँ। पे। जी जी जी। और मंगल, जब भी बुध के साथ में मंगल शुक्र के साथ में बैठता है तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाता है। अच्छा। खराब नहीं है ये तो कॉम्बिनेशन। यहाँ से क्या मतलब विदेश का भी देखेंगे क्या 12th से? क्योंकि 12th जो है विदेश है, विदेश का भी तो है ना, विदेश गमन का हाँ भी। हाँ। देखो 12th हाउस जो है ना वो डिटैचमेंट का होता है। अब डिपेंड ये करता है कि वो इंसान कैसी जिंदगी जी रहा है, उसी के अनुसार फल आएगा। अगर मान लीजिए वो विदेश जाने की तैयारी कर रहा है या विदेश में बैठा हुआ है, तब तो फल बहुत अच्छे हैं उसके लिए। और अगर वो डिटैच्ड पर्सन नहीं है, वो जो है बिल्कुल क्या बोलते हैं, इच्छा पूर्ति वाली चीजों में लगा हुआ है, उसके अंदर बहुत सारी डिजायर्स हैं, तब तो ये युति उसको परेशान करेगी ही करेगी। 12th हाउस में प्लैनेट्स का ज्यादा होना, अगर वो इंसान हर चीजों से वो डिटैच हो जाए ना, एक तरीके से, एक बिल्कुल हर चीजों की इच्छाओं को वो खत्म ही कर दे अपने आप से, जैसे नहीं होता है कि सन्यासी हो जाना, डिटैच हो जाना, लेट गो हम्म। कर देना हर चीज को, तो वो ज्यादा खुश रहेगा। जी सर। और सर जैसे ये सेकंड का और 6th का और 9th, इधर ये जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, मतलब जो त्रिकोण। 2 6 10, 2 6 हाँ 10। जी हाँ जी। हाँ। नहीं 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 सर, 9th जो भाग्य भाव जो 9th हाउस। ओके। 9 तो 2 अगर बन किसी, जाएगा। जी सर,
9, 2 और 6 का आप पूछ रहे हो? आ, आप पूछना ये क्या चाहते शायद 2 5 9 का होता है क्या सर, जो अ, हैं? 1, 5, 9 9 का। से बादल उठते हैं, अच्छा। 2 नहीं, वो से नौ, टकराते हैं। 9, नौ 9, दस नौ दस 9, 2 4। 2, 9, 2 और 6, 9, 2, 4, 6, हाँ, 9, और सर 2, किसी का 4। अगर ये यही भाव अगर खाली हो तो क्या मतलब यहाँ पर क्या किसी ग्रह को शिफ्ट करना चाहिए या? नहीं 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 नहीं, बाकी प्लेनेट का कॉम्बिनेशन देखो, जो भाव खाली है उनको रहने दो। बाकी अच्छा। प्लेनेट किस स्थिति में बैठे हुए हैं ना, उस पे फोकस करो। जो हाउस खाली है वो तो खाली है ही। अगर अगर उन हाउसेस में अगर किसी प्लेनेट को शिफ्ट करने की जरूरत पड़ रही है, किसी जी। प्लेनेट की एनर्जी को शिफ्ट करने की जरूरत पड़ रही है, तो करो आप उसमें। अगर उसमें हमको नहीं जरूरत पड़ रही है तो करने की जरूरत नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि भाग्य भाव आपका मतलब जैसे भागी जैसे सो रहा है या, तो जैसे क्या ऐसा नाइन्थ करना हाउस, चाहिए क्या? जैसे नाइन्थ हाउस है। नाइन्थ हाउस अगर जी। मान लीजिए आपका खाली है, जी। तो अब ये आप देखो कि वहां पर हम किस प्लैनेट को स्थापित करें। वहां पे आप केतु को भी स्थापित कर सकते हो, वहां पे आप जुपिटर को भी स्थापित कर सकते हो, वहां पे आप सूर्य को भी स्थापित कर सकते हो, मंगल को भी स्थापित कर सकते हो। अब नाइन्थ हाउस क्या है? नाइन्थ हाउस हमारे घर का मध्य स्थान है। तो आप घर के मध्य स्थान में कुछ भी स्थापित कर सकते हो। नाइन्थ हाउस क्या है? नाइन्थ हाउस हमारे पूर्वजों का घर है। आप पूर्वजों के घर में केतु स्थापित करने के लिए आप कुत्ता पाल सकते हो। हम्म। नहीं पूर्वजों का घर है तो अपने मध्य स्थान में आप हल्दी, केसर, है ना, कोई चीज स्थापित कर सकते हो। सूर्य को स्थापित करना है तो आप गेहूं और तांबा की कोई चीज जो है, तांबे में गेहूं भर के आप स्थापित कर सकते हो घर के सेंटर में। चंद्रमा को स्थापित करना है या मंगल को स्थापित करना है, तो आप चीनी, देसी खांड, शहद या चावल, इस तरीके की चीजें स्थापित कर सकते हो किसी भी हाउस में। उस अभी हम लोग जब प्लेनेट खत्म हो जाएंगे ना, तो हम लोग वो पढ़ेंगे, वास्तु पढ़ेंगे, लाल किताब वास्तु। तो उसमें आपको हर हाउस की जो ना डायरेक्शन आपको समझ में आएगी। तो किसी भी चीज को स्थापित करने के लिए आप अपने घर में, मकान कुंडली में, उस डायरेक्शन में उस चीज को आप स्थापित कर सकते हो। जी। तब भी जी। उस प्लेनेट की एनर्जी उस हाउस में मानी जाएगी। ठीक है सर। सर कुछ जो योग हैं थोड़ा सा उनके बारे में भी एक किसी दिन क्लास में बता दीजिएगा, लिखा दीजिएगा। ठीक है। कुछ विशेष योग जो हम लोग हाँ हाँ, अक्सर बिल्कुल हम लोग बिल्कुल, मैं पढ़ते हैं। बताऊंगा, वो भी योग बताऊंगा आप लोगों को, बिल्कुल बताऊंगा। अभी प्लैनेट ये खत्म हो जाए, सिंगल सिंगल प्लैनेट खत्म हो जाए, जब डबल डबल प्लैनेट में पढ़ाऊंगा ना, तो उसके साथ में कॉम्बिनेशन बता दूंगा आपको। सर इसी में बुद्ध के भेद भी आएंगे? किसके? बुद्ध के भेद। हाँ, बुद्ध के भेद अभी जब मैं कल ही की क्लास में बताऊंगा आपको बुद्ध के भेद। वैसे बुद्ध का भेद तो मैंने आपको उसमें ग्रामर में बताया ही था। सर बुद्ध उसमें के निकालना सिखाया था आपने, पर मेरे को अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि वो कब निकालेंगे हम। मतलब जैसे अभी हमने बात करी कि मान लो बुध सूर्य के साथ आ गया, तो हमने कह दिया चलो भाई वो तो सूर्य के ट्रेड्स ले लेगा, या कोई बुरा ग्रह बुद्ध बैठ गया के तो भेद हम तब निकालेंगे जब कुंडली में बृहस्पति और बुध दोनों खराब हो रहे हैं। तब हम बुद्ध के भेद निकालेंगे। लेकिन अगर मान लो सूर्य उसी टाइम पे बुध के सूर्य के साथ, बुध अगर सूर्य के साथ बैठा हुआ है तो खराब नहीं हम्म। माना जाएगा बुध, फिर हम ये कह रहे हैं, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। तो उसमें नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर बुध अगर अपने दुश्मन के साथ आ गया, मान लो चंद्र के साथ बैठ गया, हाँ, अब मैं ये कह तब रहा भी हूँ खराब नहीं माना जाएगा। चंद्रमा खराब होगा, बुध नहीं तब खराब होगा। चंद्रमा खराब होएगा। चंद्रमा हम्म। खराब हो जाएगा। और सर इसमें ये भी तो हो सकता है कि बुध को टक्कर लग रही हो चंद्रमा की, या बुध को, चलो चंद्रमा की बात नहीं करते, बुध को राहु की टक्कर लग रही हो, तो बुध हम्म। खराब हो गया यहाँ पे। हम्म। ठीक है। हम्म। अब इसमें फिर हम, आप ये कह रहे हो कि इस स्थिति में आप देखो कि कहीं गुरु तो खराब नहीं हो रहा। हम्म। अगर गुरु भी खराब हो रहा है तो बुध फिर किसी और तरीके से बिहेव कर रहा है फिर अब। हाँ, फिर उस समय हम बुध का भेद निकालेंगे कि बुध किस प्लैनेट का रूप लेके कुंडली में काम कर रहा है। हम्म। तो अगर सर जुपिटर सही है, गुरु हाँ सही है, तो नहीं निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो फिर बुध का बुध भेद तो, निकालने की जरूरत नहीं है। और बुध अगर अकेला हो सर तब भी निकालेंगे क्या? बुध का अकेला और जुपिटर खराब। नहीं नहीं नहीं, बुध अकेले की बात नहीं कर रहा हूं। बुध खराब अकेला बैठा हो और खराब हो रहा हो, हम्म। अकेला बैठा भी तो बुध खराब हो सकता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उस सर कंडीशन में। कंडीशन ही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि बुध अकेला हो
और हम्म। साथ में गुरु भी खराब हो रहा हो कुंडली में, तो नहीं हम बुध का भेद निकालें। नहीं नहीं, सिर्फ अकेला ही ना हो, हम्म। अकेला हो या किसी प्लेनेट के साथ में हो, अच्छा। बुध खराब हो रहा हो, ठीक है। बुध खराब हो रहा हो, जैसे बुध केतु कहीं बैठे हुए हैं, बुध खराब है। ठीक है सर। ठीक है, बुध मंगल कहीं बैठे हुए, तो यहाँ बुध खराब नहीं, यहाँ मंगल बद है, बुध ठीक है। सर एक स्थिति ये लेते हैं कि बुध मान लो ठीक अकेला बैठा है लेकिन ठीक है, अच्छा है। हम्म। हम्म। तो इस केस में बुध जो है वो बुध की तरह ही काम करेगा, वो किसी और का रूप बिल्कुल धारण बिल्कुल नहीं बुध की करेगा। तरह काम करेगा, बिल्कुल बुध की तरह। बुध अच्छा। फोर्थ हाउस में अकेला बैठा है, अच्छा है बुध। बुध सेकंड हाउस में बैठा है, अच्छा है बुध। बुध सिक्स हाउस में बैठा है, अच्छा है बुध। टेंथ सेवेंथ हाउस में बैठा है, बहुत अच्छा है बुध। टेंथ हम्म। हाउस में बैठा है, यहाँ पर भी बुध बहुत अच्छा है। हम्म। अच्छा, तो 12वें में अगर सर बुध आ गया। सेवेंथ हाउस में अकेला बुध मतलब ठीक रहेगा? कहाँ पे? सर ये कहते हैं ना कि बुध अकेला अच्छा नहीं होता। कहाँ पे बुध? हाउस की सेवंथ नहीं बात है ना, इसलिए कि ट्वेल्थ मतलब हाउस में तो नीच नीच में सेवंथ हो हाउस हाउस गया में ना हो। बुध। सेवंथ हाउस में बोल रहे हैं सर, ये सेवंथ हाउस में सेवेंथ बुध हाउस में अकेला। तो बुध अच्छा है। अकेला। हाँ अकेला। अ- अगर बुध सेवेंथ हाउस में बुध के साथ में कोई भी प्लेनेट होगा, तब तो वो प्लेनेट और अच्छा हो जाएगा। बुध यहाँ पर पारस होता है। पारस का मतलब जिस चीज जिसको भी वो छू देगा ना, वो अच्छा हो जाएगा। जिस समझा। प्लेनेट जो भी प्लेनेट इसके साथ में आ जाएगा सेवेंथ हाउस में, वो प्लेनेट अच्छा हो जाएगा। सर मेरी वो बुध वाली बात तो रही गई बीच में, मैं हम्म। ये पूछ रहा हूँ कि बुध अगर कहीं पर अच्छा हो रहा है, मतलब अगर बुध अच्छा है हम्म। या खराब है, और हम्म। गुरु गुरु लेकिन अच्छा है अगर, है ना, हम्म। गुरु अगर अच्छा है आपकी कुंडली में, तो हम्म। बुध जो है वो बुध की तरह ही काम करेगा, हम ये बोल रहे हैं। और अगर बिल्कुल गुरु बिल्कुल। खराब हो गया आपका, तो बुध अब किसी और का रूप लेके बैठ गया, जो हमें निकालना हाँ पड़ेगा। सिंपल। बिल्कुल भी विनीत जी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल कुंडली में ये देख लो, दोनों में से अगर दोनों प्लेनेट खराब हैं, हम्म। तो आप बुध के भेद जरूर निकालो। दोनों में से अगर एक प्लेनेट खराब है, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। अच्छा सर, अब इसमें अब मान लो हमने निकाल लिया, और हम्म। हमने ये जाना कि बुध जो है वो शनि का रूप लेके बैठा हुआ है, एग्जाम्पल ठीक ले है। रहा हूँ। ठीक है। हाँ। हाँ। अब शनि जहां पर बैठा है, हो सकता है मंदे घर में बैठा हो शनि, तो हाँ। शनि के रिजल्ट तो, अब बुध शनि शनि खराब बैठा है, तो हाँ, हम इसको किसका रिजल्ट खराब मानेंगे? बुध जिस घर इसको में बैठा हम हुआ बुध है। का ही खराब रिजल्ट मानेंगे। अच्छा। शनि अगर कुंडली में खराब बैठा है, हम्म। तो बुध जिस हाउस में बैठा होगा, उस हाउस से संबंधित बुध के रिजल्ट खराब होंगे। ठीक है, तो उसमें वो अगर शनि। शनि कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है, तो बुध जिस हाउस में बैठा होगा, वहां पे बुध के रिजल्ट अच्छे होंगे। सर इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, एक जैसे 5वें में बुध बैठा है शनि का रूप लेके, मान लेते हैं। हम्म। अब 5वें में जो रिजल्ट आएंगे वो 5 बुध के आएंगे कि 5 शनि के आएंगे? पांच बुध के आएंगे, लेकिन शनि कुंडली में अगर अच्छी पोजीशन खरा में बैठा होगा, तो बुध पांच अच्छे रिजल्ट देगा। हाँ, मतलब मंदा। अगर शनि कुंडली में खराब बैठा है, तो बुध पांच खराब रिजल्ट देगा। हाँ ठीक है सर, उसका मंदा या उसका अच्छा होना वो डिपेंड करेगा शनि पे, शनि के ऊपर, लेकिन अगर शनि रिजल्ट अच्छा उसके है तो उसके बुध घर के अच्छा आएंगे। अच्छे रिजल्ट देगा, शनि खराब है तो बुध पांच के खराब रिजल्ट आएंगे। ठीक। ठीक है सर, ठीक। थैंक यू सर। सर बुध बुध अगर 10th हाउस में हो हम्म। और शनि 3rd हाउस में हो, 3rd हम्म। हाउस का शनि अच्छा नहीं होता सर, और बुध अकेला 10th हाउस में है, हम्म। तो सर इनका कैसा असर देखेंगे सर? बुध नहीं तो तो इस खराब हो गया ना सर। नहीं नहीं, बुध तो वैसे भी खराब हो गया ना, वो शनि की टक्कर से। हाँ, शनि की टक्कर से और तो बुध शनि के वैसे घर भी में खराब हो बैठा हो, गया। शनि के घर में भी तो है ना सर 10th हाउस में। देखो देखो, शनि को हम इस तरीके से खराब नहीं मानेंगे। हम शनि को थर्ड हाउस में हमने शनि को देखा, लेकिन हम राहु केतु की अगर पोजीशन के हिसाब से, अगर शनि शुभ है, ठीक है, हम्म। तो शनि थर्ड हाउस के ऐसा नहीं है कि शनि थर्ड हाउस के हमेशा खराब रिजल्ट आते हैं। सिर्फ पैसे के मामले में खराब रिजल्ट आते हैं बस। अच्छा। आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा गड़बड़ रहता है। हाँ, बाकी बाकी शनि यहां पर अच्छा है। शनि यहां पर खराब नहीं, अगर राहु केतु की पोजीशन सही है। तो इसका सर व्यापार धंधा नहीं चलता ना, तो इसका हाँ हाँ, तो उपाय नहीं। करवाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल उपाय करवाना पड़ेगा।
और बुध यहाँ पर टेंथ हाउस में बुध अच्छा है, लेकिन इस कुंडली में अच्छा नहीं है, क्योंकि शनि की टक्कर पड़ रही है। और अगर खराब टक्कर शनि पर। की अगर टक्कर पड़ रही होगी तब तो करियर बिल्कुल खराब हो जाएगा। इसका राहु 11th में तो है यहाँ सर। पर उपाय किसका होगा? यहाँ पर उपाय बुध का ही किसका होगा। होगा? ना, यहाँ पर उपाय बुध। शनि का होगा। बुध तो ठीक अच्छा है, अच्छा। बुध तो टेंथ हाउस हाँ में ठीक है, शनि थर्ड हाँ। हाउस में ठीक नहीं है। अब इस कुंडली को अच्छा बनाने के लिए सिंपल एक काम करना है सिर्फ। उसको क्या करना हम्म। है, काली उड़द या तेल मंदिर में दे देना है। अब यहां पर शनि सेकंड हाउस में आ जाएगा और बुध टेंथ हाउस में आ जाएगा। अब ये दोनों आपस में मिलके काम करेंगे। यस यस सर यस। सिंपल। भाई टेंथ हाउस और सेकंड हाउस का कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाता है ना, बुनियाद होती है ना दोनों एक दूसरे की। हाँ हाँ। तो यस जो सर। जो आपस में टकराव में बैठे हुए थे उनको हमने बुनियाद बना दिया, ओके। अपने आप व्यापार अच्छा हो जाएगा। काली सब साबुत उड़द मंदिर में दिवा दे। साबुत उड़द या सरसों का तेल हाँ। मंदिर में दिलवा दो, बहुत या अच्छा फिर सर। 27 शनिवार दिलवा दो, या फिर 43 डेज लगातार दिलवा दो। 27 ठीक है शनिवार सर। दिलवाओ तो ज्यादा अच्छा है। हम्म। और सर बुध और शुक्र 10th हाउस में हो, उसके साथ केतु हो, तो सूर्य को खराब कर देगा ये सर, क्योंकि बुध शुक्र बन के सूर्य बनता है, और साथ हम्म में 10th हाउस में केतु बैठा हुआ है, हम्म। तो ये सूर्य को खराब करेगा। नहीं, सूर्य 9th हाउस। किसी को खराब नहीं करेगा, ये अच्छा है कॉम्बिनेशन। अच्छा है ना रिजल्ट सर। हम्म। बस ये सर। ये तीनों प्लैनेट शनि के मित्र है ना, हाँ। शनि के घर में बैठे हुए हैं तीनों प्लैनेट। अगर यहां पर कुछ गड़बड़ी होगी ना तो केतु के साथ में होगी। केतु बुध के साथ में आपसी शत्रुता है, लेकिन फिर भी उसको मदद मिल रही है शुक्र की केतु को। तो ये हम्म। सिम्टम्स पूछे जाएंगे उस व्यक्ति से, अगर केतु से रिलेटेड उसकी समस्या है, जैसे पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, या उसके जननांगों में प्रॉब्लम, या बच्चों से संबंधित कोई परेशानी, अगर इस तरीके की चीजें हैं तो केतु खराब हो रहा है, नहीं तो केतु ठीक है। हम्म। और अगर केतु का इसमें उपाय करना होगा तो सिंपल, वो जो है अपने घर में वो तिकोना वाला वो झंडा लगा ले घर की छत हम्म। के ऊपर, केतु को 12th हाउस में करके पहुंचा सर। दे यहां से उठा के। सर यहाँ यस सर। मजनू भी तो बन रहा है। हाँ, मसनूई बन रहा है, मसनूई बन रहा है, लेकिन तो सूर्य को तो आंशिक ग्रहण। नहीं नहीं नहीं, इस तरीके से ग्रहण नहीं माना जाएगा। अगर सूर्य डायरेक्ट होता ना तो ग्रहण माना जाता। ओके। अब अगर कुंडली में मान लीजिए सूर्य खराब पोजीशन पे है और बुध शुक्र की भी स्थिति ठीक नहीं है, तो फिर सूर्य ज्यादा खराब माना जाएगा, है ना। इस तरीके से ग्रहण, मतलब इस तरीके से नहीं कर सकते ग्रहण का यूज। सर एक सिचुएशन मैं भी बताना चाह रही हूँ। आवाज आ रही है सर? आ रही है। सर बुध अगर थर्ड हाउस में है, हम्म। एट्थ हाउस में शनि हो गया, और नाइन्थ हाउस में जुपिटर और मून है, ठीक है। तो सर मतलब बुध और जुपिटर मून भी आपस में एक दृष्टि में हो गई, सामने सामने हो गई थर्ड से नाइन्थ में। यहाँ पर अगर बुध जो है ना, यहाँ पर बुध जुपिटर और चंद्रमा दोनों को खराब करेगा। हाँ जी, दोनों खराब हो गए। दोनों को खराब करेगा हालांकि दृष्टि नाइन्थ हाउस संबंध में से। है पर फिर भी दोनों खराब हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, भले ही ये और सर 9th हाउस शनि। में है, लेकिन थर्ड हम्म। हाउस का जो बुध होता है ना वो अच्छा नहीं होता है। हाँ तो जी। वो जो है ना वो दृष्टि से, और ये दोनों ही शत्रु हैं बुध के, तो ये दोनों को खराब करेगा। तो इसमें मतलब हमें किसका उपाय करना पड़ेगा? इसमें बुध और का जहाँ उपाय पे करना पड़ेगा, बुध का, बुध बुध का का। ही उपाय करना पड़ेगा। हाँ, और अब शनि बुध की जो का। टक्कर लग रही है, शनि की टक्कर किसको लग रही है? एट्थ हाउस से थर्ड पे जाएगी ना टक्कर। 8th हाउस में कौन है? शनि। शनि है। तो यहाँ पर सिंपल एक काम करना है आपको, बुध को हटा देना है तो टक्कर भी खत्म हो जाएगी, और जो बुध की जो दृष्टि है ना वो भी खत्म हो जाएगी 9th हाउस पे। तो करना क्या होगा,
पीले रंग के गेंदे के फूल, वो मंदिर में दे मैं नहीं देना है। खा रहा हूँ। ओके अब क्या सर। होगा कि नाइन्थ हाउस और सेकंड हाउस में जो संबंध है ना, नाइन्थ से बादल उठते हैं, सेकंड हाउस से टकराते हैं, ओके। इसमें मदद मिल जाएगी। और ये जो बुध और शनि का जो दृष्टि संबंध बनेगा ना, वो भी मित्रवत बन जाएगा। तो दोनों स्थिति अच्छी हो जाएगी इसमें। ठीक है। मतलब बुध को यहाँ से हटा सकते हैं इस तरीके से। हाँ, बुध को ही हटाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि बुध की दृष्टि नाइन्थ हाउस पे ठीक नहीं है और शनि की टक्कर थर्ड हाउस पे ठीक नहीं है। तो दोनों अवस्था में अगर हम बुध को ही अगर हटा दे तो दोनों स्थिति सुधर जाएगी। अब ओके। बुध को सही प्लेसमेंट क्या हो सकती है? सेकंड हाउस, क्योंकि नाइन्थ हाउस से जो बादल उठेंगे फिर वो सेकंड हाउस से टकराएंगे जाके, बुध की एनर्जी वहां पर होगी। हाँ जी। और एर्थ हाउस से जो दृष्टि जाएगी बुध पे, वो भी मित्र की हम्म। जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं करेगी फिर वो। ओके। ठीक है सर, थैंक यू। सर ये कितने दिन तक करना चाहिए? वही 43 डेज? हाँ, कोई भी उपाय लाल किताब के 43 डेज तक ही किए जाते हैं। कम से कम प्लैनेट को पता तो चले कि ये मेरे लिए उपाय कर रहा है। अब एक दिन चुपचाप करा है, उसको पता ही नहीं चलेगा, तो कहाँ से उपाय, कहाँ से वो उसका सोल्यूशन मिलेगा? हम्म। उसको बताना पड़ेगा कि देखो हम तुम्हारे लिए कितना हम परेशान हैं, तुम्हारे उपाय कर रहे हैं, तुमको खुश कर रहे हैं। और प्लैनेट जल्दी खुश होते नहीं है। मनाना पड़ता है इनको। मनाना पड़ता है, बड़ी शिद्दत से मनाना पड़ता है। हम्म। और ये सर मजे जैसे की बात ये है कि ये प्लैनेट की एनर्जी ऐसी होती है, इनका किसी का भी आप उपाय करने लगो ना, तो ये उपाय होने भी नहीं देते हैं, बीच में डिस्टर्ब बहुत करते हैं। 43 डेज तक लगातार करने दिन नहीं देंगे, हो सकता है 40वें दिन कुछ ना कुछ हो जाए, आप भूल जाओ, आपको ये लगे कि हम तो 43 डेज कर चुके हैं शायद। तो ये कुछ ना हाँ। कुछ गड़बड़ जरूर करते हैं। इसलिए बड़े उससे उपाय करने चाहिए, सारा लिख विख के कि हम कितने दिन हो गए, क्या हो गया। सर ये जो मंदिर में देना होता है, ये एक ही मंदिर में देना चाहिए 43 डेज या नहीं कहीं नहीं भी? नहीं, कहीं भी धर्म स्थान में किसी में भी दे सकते हो। और सर अगर शनि का उपाय है तो आफ्टर सनसेट ही देना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, आफ्टर सनसेट कोई उपाय राहु नहीं को, किए जाते हैं। मतलब सर सर शनि। राहु का के सनसेट की बात करते हैं क्या? नहीं, सनसेट आफ्टर सनसेट कोई उपाय नहीं किए जाते हैं। सर ये सारे जैसे उपाय आपने दिन में किए जाते हैं। लाल वाला बताया, उसमें भी दिन में ही जाकर देकर आएंगे? सारे उपाय दिन में किए जाते हैं, कोई कंफ्यूजन मत रखो, रात में कोई उपाय किए ही नहीं जाते हैं। रात में जितने उपाय किए जाते हैं ना, वो किसी का अच्छा करने के लिए नहीं किए जाते हैं, फिर वो दूसरी वो तंत्र साधना हो जाती है, वो जो रात वाले जो उपाय होते हैं। जितनी भी चीजों को सुधारने के लिए उपाय किए जाते हैं ना, वो सूर्य की एनर्जी में किए जाते हैं, क्योंकि सूर्य से ही सारे प्लेनेट जुड़े हुए हैं। इसलिए रात के उपाय की सर बात नहीं है। हाँ जी। सर ये चूल्हे में दूध के छींटे मार के बुझाने का उपाय तो फिर रात को ही देता हूँ मैं, तो वो नहीं सूट होगा सर? नहीं नहीं, वो एक उपाय अलग है, क्योंकि खाना ही रात में बनता है ना, वो एक हाँ उपाय बस अलग है, ये क्योंकि क्योंकि छींटे मारने के बाद में फिर जो है ना, उस चूल्हे पे खाना बनना नहीं चाहिए। हाँ इसीलिए तो रात वो को करवाया जाता वो संभव ही रात में है, तो उसका उसका वो तो एक केस अलग है। सर ये ठीक है। उपाय किस लिए होता है? हम्म। ये वाला उपाय किस लिए होता है अभी जो मेरी बता रहे हैं? ये उपाय चंद्रमा को नष्ट किया जाता है। चंद्रमा को नष्ट करने के लिए सिक्स हाउस से संबंधित ये उपाय होता है। सिक्स हाउस में जब भी सूर्य होता है तो चंद्रमा को नष्ट किया जाता है, तब जाके सूर्य अपने ठीक रिजल्ट देता है। सर ये पढ़ेंगे या ना हम आगे? या सूर्य और चंद्रमा का दृष्टि संबंध बन रहा हो, तब तब ये उपाय होता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा का दृष्टि संबंध सही नहीं होता है।
सर पढ़ेंगे ना कि फिर ये आएगा ना हमारे सामने। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आएगा। सर एक जो शनि का एक उपाय काफी सुना है मैंने, कि अगर ज्यादा मतलब परेशान है तो जो आप एक चमड़े की चप्पल पहन करके नए मंदिर जाइए, वहां पर आप पूजा आराधना करिए और नई चप्पल को वहां पर छोड़ करके चले आइए। वो शनि 6 हाउस का होता है उपाय। अच्छा, वो केवल पर्टिकुलरली। हम्म। लेकिन सर चाहे अब तो चाहे चमड़े की चप्पल बहुत चाहे ही कम आप मिलती दान है। कर दो, चाहे आप जी दान कर दो किसी को जरूरतमंद को, जी जी जी। चाहे आप ये कर दो, मंदिर में छोड़ाओ, वो बात बराबर है। क्योंकि आज मैंने एक वीडियो सुना था, उनका था कि इसमें मंदिर में आप छोड़ करके चले आइए, लेकिन आजकल चप्पल चमड़े की मिलती कहाँ है? वो तो बहुत महंगी होती है, तो जो ये जरूरी नहीं है ना कि कोई ये तो कर ही शनि भी पाए, तो मतलब जैसे। शनि शनि भी तो भारी प्लेनेट है, वो इतनी आसानी से कैसे छोड़ देगा? वो तो खर्चा करवाएगा ही करवाएगा। अरे यही वो आपको लेदर, सिर्फ चमड़े की चप्पल ही खरीदवा रहा है, वो पता नहीं क्या क्या करवा दे। वो तो ऐसा प्लेनेट है। सर अरे मिल सपोज जाते हैं, उसके पास सस्ते में इतने मिल हैं। जाते हैं। सस्ते भी लेदर की चप्पल मिल जाती है, ऐसा नहीं है। कोल्हापुरी कोल्हापुरी लेदर रहता है। अरे कोल्हापुरी नहीं, चप्पल। चप्पल आप खरीद सकते हो, लेदर का कोई भी आइटम खरीद लो। लेदर की बेल्ट है, लेदर का पर्स है, लेदर से संबंधित कोई अच्छा, भी आइटम, वो सब जरूरी शनि नहीं से है ही कि चप्पल संबंधित की हो। होते हैं। जरूरी नहीं है कि चप्पल की हो। हाँ, वो नहीं, चप्पल तो सिर्फ 6 हाउस के लिए किया जाता है। अच्छा। हाँ, बाकी अगर किसी कोई भी शनि का अगर आप उपाय कर रहे हो तो लेदर की कोई भी चीज वो आप कर सकते हो। लेदर से कर सकते हो आप। 4th हाउस के शनि का उपाय अल्कोहल से कर सकते हो। ठीक है। तो हर हाउस में इनकी चीजें बदल जाती हैं। 8th हाउस के शनि का उपाय कोयले से किया जाता है। 10th हाउस के शनि का उपाय भी कोयले से कर सकते हो आप। तो फिर अगर शनि अकेला शनि है तो उपाय कुछ और होगा, कॉम्बिनेशन में है तो कुछ और चेंज हो जाएगा। डिपेंड ये करता है ना कि शनि वो किस प्लैनेट के साथ में है। हाँ वही मतलब चेंज हाँ हो जाएगा ना फिर तो हाँ, उपाय। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, प्लैनेट्स की चीजों को याद रखो, उसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे शनि का उपाय आप काली उड़द, सरसों का तेल, चमड़ा, जी जी कोयला, जी। इससे आप कर सकते हो। बड़े की चीजें। ठीक है, दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हो? शनि से संबंधित जो पक्षी और जानवर होते हैं उनको आप जो है कुछ ना कुछ खिला के, वो भी शनि का उपाय होता है। ठीक है। सब किसी का प्लेनेट अगर कोई भी या होगा जो अगर। जो लेबर वर्क होते हैं ना, जो मेहनत करने वाले जी लोग जी होते हैं, वो उनको भी आप कुछ ना कुछ डोनेट करके आप शनि का उपाय कर सकते हो। जी। सर किसी का कोई भी प्लेनेट है, अच्छी स्थिति में है अगर, क्या तो भी वो इस तरह से ये दान करना या कर सकता है या नहीं नहीं तो करना अच्छी चाहिए? अच्छी स्थिति में तो प्लेनेट का तो दान नहीं करना चाहिए ना। अगर प्लेनेट अच्छा। आपका कुंडली में अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ है तो उसका आप दान क्यों करोगे? वो तो प्लेनेट आपको कुछ ना कुछ देने आया है, उसको तो संभाल के रखना है। उससे संबंधित रिश्तेदारों की इज्जत करनी है, उसकी पालना करनी है। तो मुफ्त में दान हमें उससे उनका करना मुफ्त में चाहिए जो कोई चीज कमजोर उससे है। संबंधित नहीं लेना है। जी। क्योंकि वो चीजें तो ऑलरेडी आपको भर भर के मिलेंगी। अब जैसे मान लीजिए कुंडली में किसी का बुध अच्छा है, तो बुद्ध से संबंधित जितनी भी चीज होगी ना उस आदमी के घर में पाओगे ही पाओगे, उसके पास होगी ही होगी। किताबें उसके पास भर भर के पड़ी होंगी। हो सकता है वो उसी प्रोफेशन में हो, एजुकेशन के प्रोफेशन हो सकता है उसकी, गणित मैथ व्यापार बहुत अच्छा हो, कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो। वो तो प्लेनेट के अच्छे होने से वो तो दिखेगा आपके ऊपर। किसी का शुक्र अगर अच्छा है तो शुक्र से संबंधित जितनी भी चीजें वो उसके इंसान के पास भर के होंगी। लग्जरी की कोई कमी नहीं होगी उसके पास। उसको ब्रांडेड कपड़े मिलते होंगे पहनने को, है ना? तो वो चीजों के, प्लैनेट की जो चीजें हैं ना उसमें दिखेंगी उसको। तो सर फिर स्टोन भी जो पहनाए जाते हैं वो भी जो वीक हो उसका पहनाना चाहिए।
डिपेंड करता है कि किस प्लेनेट की दशा चल रही है, किस प्लेनेट का समय आ गया। अब मान लीजिए कोई प्लेनेट अगर आपका एर्थ हाउस से संबंध बनाए हुए है, नेगेटिव हाउसेस से संबंध बनाए हुए हैं और उसकी दशा आ गई, ठीक है, तो आप उसके नग पहन लोगे तो वो तो और खराब हो जाएगा, वो तो और मजबूत हो गया। हम्म। तो उससे संबंधित चीजों को हमको दान करना है। अब और अगर कोई प्लेनेट की दशा आ गई है और अगर वो स्ट्रांग पोजीशन पे नहीं है और अगर आपको उससे अच्छे रिजल्ट लेने तो आप उसका नग पहन सकते हो। अच्छा। नग पहनना कोई, देखो नग क्यों पहने जाते हैं, नग से कोई चमत्कार नहीं होता है। कोई प्लेनेट आपको एजुकेशन देने आया है, आप स्टूडेंट हो, कोई प्लेनेट जो है ना वो फोर्थ हाउस या फिफ्थ हाउस से संबंध बनाए हुए है या नाइन्थ हाउस से संबंध बनाए हुए है, और उस प्लेनेट का समय आ गया, आप एक स्टूडेंट है, ठीक है, मान लीजिए चंद्रमा ही है, चंद्रमा फोर्थ हाउस में है, चंद्रमा फिफ्थ हाउस में है, चंद्रमा नाइन्थ हाउस में है, चंद्रमा की दशा आ गई, तो आपका मन पढ़ाई में एकाग्रचित रहे, आपको मन की शांति मिले, आपका मन पढ़ाई में लगे, तो आप मोती पहन सकते हो। हम्म। ठीक है, तो कोई प्लेनेट कोई चीज हमको देने आ रहा है ना, तो उस रिजल्ट को थोड़ा सा प्लेनेट हमको आसानी से दे सके, है ना, उस चीज के लिए हमको रत्न पहनने चाहिए, हम अपने प्रायोरिटी बेसिस पे हमको रत्न पहनने चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि किसी चीज की हमको जरूरत नहीं है तो हम जबरदस्ती उसके रत्न पहने जा रहे हैं, कोई उसकी जरूरत नहीं है रत्न पहनने की। सर वक्री ग्रहों के नहीं पहने जा सकते? जैसे अपने इसमें तो कोई वक्री का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हम्म। लेकिन वैदिक में सर वक्री ग्रह जो होता है, हाँ, तो उसमें स्टोन पहने तो वो फायदा नहीं देता सर? नहीं, डिपेंड ये करता है ना उमेश जी की वक्री ग्रह किस हाउस में बैठा हुआ है, अच्छा। डिपेंड ये अपने करता हाउस। है। अब जैसे मान लीजिए नाइन्थ हाउस में कोई वक्री ग्रह बैठा हुआ है, तो वो एर्थ हाउस के रिजल्ट ज्यादा दे रहा होगा, है ना। अब कोई प्लेनेट टेंथ हाउस में बैठा हुआ तो नाइन्थ हाउस के रिजल्ट ज्यादा दे रहा होगा, पीछे के घर का है, पीछे के घर के। वक्री ग्रह का मतलब यही हुआ ना कि उसकी एनर्जी पीछे है। पीछे जा रही है। हाँ, तो वो हाउस डिसाइड करेगा उसके यंत्र उसके रत्न पहने कि ना पहने। तो अगर वो खराब हो रहा हो शायद सर, हाँ, तो नहीं पहनना तो चाहिए। ग्रह नंग नहीं पहनना चाहिए सर? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। अच्छा। तो सर कुल ठीक है सर। मिलाकर हम ये मतलब निकालें कि अगर वीक है तो भी स्टोन नहीं पहनना, और अगर अच्छी पोजीशन में है तो भी स्टोन नहीं पहनना। नहीं, ये तो मैंने नहीं कहा कि अच्छी पोजीशन पे उस नख नहीं नहीं पहनना। सर, कोई अगर प्लेनेट कोई अगर अशुभ भावों से संबंध बनाए हुए है, वीक है, तब तो पहनना ही हमको पहनना है उसके रत्न। वीक हाँ, वीक को हमको ताकत ही देनी है रत्न पहनने से। लेकिन नहीं अगर कोई प्लेनेट अशुभ भाव से रिजल्ट संबंध बनाए हुए खराब होकर कुंडली में बैठा हुआ है, तब क्यों रत्न पहनना, हम्म, तब तो दिक्कत है ना। अब जैसे मान लीजिए कोई प्लेनेट बैठा हुआ है ट्वेल्थ हाउस में, और उसके जो राशियां हैं वो एक छठवें घर में लिखी है, एक आठवें घर में लिखी है, तो वो प्लेनेट 6 8 12 से संबंध बनाए बैठा हुआ है। अब आप क्यों रत्न पहनोगे? हाँ, अगर मान लीजिए आप किसी ऐसी नौकरी में है जिसमें रिसर्च वर्क करना पड़ रहा है, आप विदेश में हैं, आप जेल से संबंधित नौकरी करते हैं, आप अस्पताल से संबंधित नौकरी करते हैं, आप बिंदास पहनो उसका रत्न, आपको भर भर के उसका फायदा होगा। अच्छा। लेकिन आप सिंपल एक टीचर है, आप फोर्थ हाउस का काम कर रहे हैं, है ना, और घर में बैठ के आप काम कर रहे हैं, और 6 8 12 का आप रत्न जैसे ही आप पहनोगे, आप तुरंत पीड़ा में आओगे, तुरंत शत्रु बढ़ेंगे, तुरंत आप 12वें हाउस के रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप वही वही काम ही कर रहे हो, आप ज्योतिष में हो, आप बिंदास पहनो वो रत्न, कोई दिक्कत नहीं, 8वें घर के स्वामी का आप पहनो रत्न, आपको देखो ज्योतिष में कितना फायदा मिलेगा। आप हम्म। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, आपका जो प्लेनेट 12वें घर में बैठा हुआ है या 12वें घर से संबंध बनाए हुए है, आप बिंदास रत्न पहन सकते हो, देखो आपके काम में कितना फायदा मिलेगा आपको। आप अगर नौकरी में हो, किसी सेवा जैसी इंडस्ट्री में का आप बिजनेस कर रहे हो, आप छठवें घर में बैठे हुए प्लेनेट से संबंधित आप रत्न पहनो,
आपको फायदा करेगा। ये कुंडली टू कुंडली और आपके काम के प्रति मतलब आपके काम से डिसाइड होते हैं रत्न। अच्छा। आप कर क्या रहे हो, आपकी हम्म। मतलब रत्न पहनने का कारण क्या है आपका, ये जैसे डिसाइड कर। अभी आपने 12th हाउस का बताया था, वही सेम कंडीशन इस तरह की बनेगी कि आप। अगर आप देखिए, अगर आप उन निगेटिव हाउसेस से संबंधित आप काम नहीं कर रहे हैं, जैसे 6 8 12 कुंडली के निगेटिव हाउसेस माने जाते हैं, अगर हम्म। इन घरों से संबंधित आप किसी प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, तो आप उन प्लैनेट को बल देने के लिए आप रत्न पहन सकते हो, आपको हमेशा फायदा होगा। राहु आपका 10th हाउस में बैठा हुआ है, आप स्टेटस पाना चाहते हैं, आप बिंदास गोमेद पहनो। लेकिन काम भी आपका ऐसा होना चाहिए जो लीक से बिल्कुल हटके हो, जैसे आप राजनेता हो, जैसे आप फिल्म स्टार हो, या विदेश से किसी चीज से मीडिया प्रोडक्शन से आप अगर आप जुड़े हुए हो, तो आप गोमेद पहनने से आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि राहु 10th हाउस यही प्रॉमिस करता है कि लीक से हटके आपका कुछ करियर, लीक से हटके। राहु क्या है, अनकंडीशनल चीज है ना, लीक से हटके, अनकन्वेंशनल, जो मतलब जिसको कोई उल, ना पकड़ता हो, उसको आप पकड़ लें। हाँ हाँ, उल्टा दिमाग करके। उल्टा दिमाग, किसी भी चीज को अचानक से बढ़ाने की जो क्षमता होती है ना, वो राहु के अंदर ही होती है। राहु किसी भी प्लेनेट के साथ में बैठता है ना, उसकी चीजों को बढ़ा देता है, उसकी डिजायर को बढ़ा देता है। जैसे मंगल के साथ में राहु बैठा हो, दो चीजों को हम्म। बढ़ाएगा। दो, देखो, निगेटिव चीज को भी बढ़ा सकता है, पॉजिटिव चीज को भी बढ़ा सकता है। निगेटिव अगर बढ़ाएगा तो क्या चीज बढ़ाएगा, गुस्सा। गुस्सा अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, गुस्से को वो बहुत बढ़ा सकता है, एकदम से बढ़ा सकता है वो। ऐसे आदमी को जैसी गुस्सा आएगा ना, उसके मुंह से तरह तरह की गालियां निकलेंगी, और एक ही लाइन वो 50 गाली दे देगा। और अगर पॉजिटिव काम कर रहा है तो क्या करेगा, मंगल क्या है, मंगल गाली भी है, मंगल मंत्रास भी है। वो व्यक्ति मंत्रों में इतना ज्यादा डूब जाएगा कि मंत्रों से ही वो सिद्धि पा सकता है। मंगल राहु ये बहुत ही उस तरीके की युति है। राहु जिस भी प्लेनेट के साथ में आता है ना, अगर पॉजिटिव उस प्लेनेट को पकड़ लिया आपने, तो राहु उसको कई गुना बढ़ा सकता है। जुपिटर राहु, ये जितने भी बाबा मीडिया में आजकल जो है ना एकदम से छा रहे हैं ना, ये जुपिटर राहु वाला योग है सबका। अच्छा, मंगल रिलेशन का भी तो कारक है। मंगल रिलेशन रिलेशन का भी कारक है, बिल्कुल कारक है रिलेशन का मंगल। वो बढ़ा देगा अगर अच्छा हुआ तो। बिल्कुल बढ़ा देगा, अगर मंगल नेक है, मंगल कुंडली में अच्छा है, और तब वो राहु साथ। पॉजिटिव रिलेशन को बहुत अच्छे से बढ़ाएगा। हो सकता है आपके संबंध बड़े बड़े राजघरानों से, बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े विदेशी लोगों से हो जाए, मतलब हाँ। जो आपके कल्चर से अलग हटके लोग हैं, हो सकता है उनसे आपके संबंध हो जाए बहुत अच्छे। लेकिन अगर मंगल बद है कहीं, तो वो आपके रिलेशन को वो खराब भी कर देगा बहुत बुरी तरीके से, है ना। वही रिलेशन जो आप जिनकी तरफ देख रहे थे, वही आपको हार्म करने लगेंगे। जमीनों में डिस्प्यूट पैदा कर देगा, मंगल भूमि भी है हम्म। है ना, भूमि में डिस्प्यूट पैदा कर देगा वो। और अगर मंगल पॉजिटिव है, राहु तो पॉजिटिव है आपका, तो कई गुना आप संपत्ति के मालिक हो जाएंगे। पता नहीं कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते हैं कि कितनी ज्यादा भूमि। होता नहीं कि अचानक आदमी जो है एकदम से जमीन का काम उसने पकड़ा नहीं कि वो एकदम से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। रुको की जमीन मिल जाती है। डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में इन दो प्लैनेट की एनर्जी कैसी है, और आप काम हम्म। कौन सा कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप अपना करियर डिसाइड सिर्फ 10th हाउस से करें, कोई जरूरी नहीं है। आप अपनी कुंडली में करियर बहुत सारे प्लैनेट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। आप अपना करियर प्लैनेट की दशा के अनुसार भी, आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो एक काम नहीं करते हैं, मतलब हर साल क्या मतलब 5 6 साल कोई काम किया, फिर कोई पकड़ लिया, और अच्छा चलता है उनका काम। तो किसी भी तरीके से डिसाइड किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। करियर सिर्फ 10th हाउस से आप डिसाइड नहीं करते। करियर
फर्स्ट हाउस से भी डिसाइड होता है। तो क्यों होता सेकंड है? हाउस का भी होता है क्या? सेकंड हाउस से भी पता लगता है क्या कैरियर के नहीं, बारे में? सेकंड हाउस से भी करियर डिसाइड होता है, क्योंकि सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस पैसा है। हम्म, भाई पैसा ही तो कमाओगे आप करियर से। जो प्लैनेट सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं उनको आप पकड़ लो, पैसा कमाना आप स्टार्ट कर दोगे। जो जो प्लैनेट फर्स्ट हाउस से संबंध बनाए हुए हैं, इसका मतलब वो आपके दिमाग से संबंध बनाए हुए हैं, आपकी सोच से संबंध बनाए हुए हैं। जो चीजें आपके दिमाग में हमेशा चलेंगी, आपकी सोच में चलें, आपकी आपके बुद्धि में चलें, उससे अच्छा करियर क्या हो सकता है? आप थर्ड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट से संबंधित भी करियर बना सकते हो। क्यों? थर्ड हाउस क्या है? पुरुषार्थ है, मेहनत है, मेहनत। आपकी रुचि है, किन चीजों में आपकी रुचि है, वो थर्ड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट बताएंगे। आप उस प्लैनेट से भी संबंधित आप अपना करियर बना सकते हो। फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस आपका अपना सुख है। आपको किन चीजों में खुशी मिलती है, आपको किन चीजों में सुख मिलता है, आप पकड़ लो उस प्लैनेट को, उससे भी संबंधित करियर बनाया जा सकता है। पंचम भाव क्या है? आपका पूर्य पुण्य भाव है, पिछले जन्म में जिस चीज में आप मास्टर हैं, वो है पंचम भाव। पंचम भाव से संबंधित कोई भी प्लेनेट बैठा हो, या उससे कोई भी प्लेनेट संबंध बना रहा हो, आप उससे संबंधित करियर बना सकते हो। हर हाउस से संबंधित करियर बनाया जा सकता है। सेवेंथ हाउस व्यापार है, एट्थ हाउस आपकी रिसर्च है, नाइन्थ हाउस आपका भाग्य है, टेंथ हाउस आपका स्टेटस है, 11वेंथ हाउस आपका गेम है, और बारहवां बारहवां हाउस आपका इन्वेस्टमेंट है। वो भी तो करियर होता है। हाँ, अगर बारहवां भाव आपका बहुत मजबूत है, आप देखो इन्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट। पैसा इन्वेस्ट करो, देखो आपको भर भर के रिजल्ट मिलेंगे। तो कुंडली सर में एक घर डिसाइड नहीं करता है करियर बनाना। किसी भी हाउस को पकड़ के आप करियर बना सकते हो, बस कुंडली को एनालिसिस करना आ जाए बस। सर एस्ट्रोलॉजी के लिए एट्थ हाउस के अलावा कौन सा देखेंगे हाउस, अगर फर्स्ट हाउस, एस्ट्रोलॉजी? फर्स्ट हाउस, नाइन्थ हाउस और फिफ्थ हाउस, 1, 5, 9 और 8। फर्स्ट हाउस आपका ब्रेन, नाइन्थ हाउस गाइडेंस, फिफ्थ हाउस स्पिरिचुअलिटी, सॉल्यूशन, ये भी फिफ्थ हाउस है। नाइन्थ हाउस है गाइडेंस, फिफ्थ हाउस है उपाय, रेमेडी, सॉल्यूशन, और एट्थ हाउस रिसर्च है। बिग सर कभी इस बारे हाउस में क्या है? पूरी एक छुपी हुई क्लास चीजों को लीजिएगा। बाहर निकालना। कुंडली में हम छुपी हुई चीजों को ही तो बाहर निकालते हैं। सर कभी क्लास लीजिए इस बारे में, पूरा सब कुछ, बहुत कुछ है जानने को। नहीं। सर लाल किताब में सर अपना इष्ट देव ढूंढना हो तो वो कैसे, कौन से हाउस से? नाइन्थ से ही देखेंगे? पंचम से। आप उसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इष्ट का सर। ईस्ट देव तो डिसाइड करना अपने ऊपर डिपेंड है। ईस्ट देव जो है ना, आप कुंडली से नहीं ढूंढ सकते हो। आप किसी हम्म। भी देवता को बताने को, मैं कोई भी इष्ट देव बता दूं, चंद्रमा आपकी बहुत अच्छी कुंडली में बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ, आप मैं कह दूं आप आपकी इष्ट देव भगवान भोलेनाथ है ना। हाँ। सूर्य आपका जो है बहुत अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ, मैं कह दूंगा आपके श्री राम भगवान है इष्ट देव। तो किसी भी प्लेनेट से हम कर सकते हैं, लेकिन इष्ट देव वो डिपेंड ये करता है ना कि किसके साथ में आपकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, आप किस एनर्जी को संभाल पा रहे हैं। अब जैसे अगर आप जैसे मान लीजिए आपको डिसाइड करना हो कि हमको श्री कृष्ण की एनर्जी हम संभाल सकते हैं, हम भगवान शिव की एनर्जी को संभाल सकते हैं, कि हम भगवान श्री राम की एनर्जी को संभाल सकते हैं। एनर्जी संभालने का मतलब क्या होता है? एनर्जी संभालने का मतलब ये होता है कि हम उन जैसे बन पाए, यही ना मतलब होता है। एनर्जी पॉजिटिव भी तो होनी चाहिए ना सर वो। एनर्जी भाई, किसी इष्ट देव को आपकी इष्ट देव को मानने का मतलब क्या होता है? कि हम उस एनर्जी से कनेक्ट हो पाए, हम उस एनर्जी को संभाल पाए, उस एनर्जी को हम एक तरीके से जी पाए, यही ना मतलब होता है इष्ट देव को मानना। अब वो उसकी, भगवान, उसको उसकी एनर्जी डायरेक्ट मिल सके सर। मैं कह रहा हूं उस एनर्जी को हम जी पाए, उस एनर्जी को हम अपनी चेतना में समा पाए, यही ना मतलब होता है ना इष्ट देव को मानने का। आप हाँ। हनुमान जी को क्यों मानते हो? आप इसलिए मानते हो ना कि
उनके जो बल है, उनका जो पुरुषार्थ है, उनकी जो मतलब जो बल है, वो हमको मिल पाए, या उन्हीं कदमों पे हम चल पाए, उसके गुण अपने में आए सर थोड़ा। अपने में आए, वही ना मानते हैं ना। अब हाँ अगर हम आपसे कहें कि हम अगर आपसे ये कह दें कि आपके इष्ट देव भगवान श्री राम है, हाँ। भगवान श्री राम के कदमों पे चल पाना कितना मुश्किल है। नहीं चल सकता, आजकल की दुनिया में तो कोई चल ही नहीं सकता। मैं गारंटी देता हूं नहीं चल सकता कोई। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम है वो, इतनी मर्यादा आज नहीं रह सकती। किसी में हो ही नहीं सकती है। आप भगवान श्री कृष्ण की एनर्जी को संभाल सकते हो, क्योंकि उनके हम्म। अंदर छल भी था, उनके अंदर झूठ भी था, उनके अंदर चालबाजी भी थी, उनके अंदर रस भी था, सब कुछ था उनके अंदर। 16 उस कला एनर्जी थी को आप उसमें। संभाल सकते हो। आप हम्म। भगवान शिव की भी एनर्जी को संभाल सकते हो, क्योंकि भगवान शिव क्या है? भगवान शिव वो चीज है जो कुछ है ही नहीं, शून्य, मतलब एक तरीके से जो एनर्जी हमको दिखाई ना दे, जो हमको समझ में ना आए, वो मतलब एकदम सरल हो जाना जीवन में। मतलब अगर हम बहुत, हमारे पास में कोई चीज बहुत ज्यादा आ गई तब भी हम उसी रूप में हैं, हम बहुत ज्यादा दुखी हो गए तब भी हम उसी रूप में हैं। हमारे लिए हमारा बेटा भी उतना ही प्यारा है जितना वो दूसरा पड़ोसी का बच्चा खेल रहा है, उतना ही प्यारा। वो है भगवान शिव का रूप, वो है शिव की एनर्जी, मतलब हम्म। सबके लिए समान हो जाना। तो इन दो एनर्जी को संभाला जा सकता है। आप भगवान श्री राम की एनर्जी को इतनी, वो एनर्जी इतनी आसान नहीं है, उसको संभालना बहुत मुश्किल है उसकी मेरे पालना हिसाब से। करनी। मेरे हिसाब से, हम्म। बाकी तो अपने अपने विचार हो सकते हैं, हो सकता है कि कोई इस कलयुग में भी मर्यादा उसी जैसी बना सके, तो मैं नहीं कह सकता। बहुत मेरे मुश्किल हिसाब है। से अगर किसी एनर्जी को संभालना बहुत मुश्किल है तो वो है भगवान श्री राम की एनर्जी को संभालना। उन जैसा आजकल के टाइम में तो नहीं बन सकता कोई। इसलिए तो हनुमान जी को मानते हैं सर। हाँ, तो इष्ट देव अपने हिसाब से आप लोग डिसाइड करिए, इष्ट देव कुंडली के हिसाब से नहीं, आपकी एनर्जी किसके साथ में मैच कर रही है, बस सिंपल। सर ये थोड़ा सा इंटरेस्ट शुरू से ही आ भी जाता है ना व्यक्ति में, मुझे लगता है कि जो मतलब जिनसे हम कनेक्ट हो रहे होते हैं वो अपने आप खुद से अट्रैक्ट करते हैं हमें, वो हाँ अपने आप बिल्कुल से हमें करते लगते हैं हैं, अच्छे कि बिल्कुल हमें करते हैं। दुर्गे आप जी अच्छी लग रही देखिए, है या हमें। कोई भी ईस्ट आपको तभी अट्रैक्ट करते हैं जब उनके मतलब उनका रूप जो है ना आप अपने अंदर देखते हैं, तभी तो आपको अट्रैक्ट करते हैं। तो उनका रूप आपके अंदर होने का मतलब ये हुआ कि आप उनके गुणों को भी तो अपने अंदर रखिए। अगर अपनी एनर्जी और उनके गुण अगर आपके अंदर हैं, तभी तो वो एक तरीके से आपके ईस्ट हुए, नहीं तो आप ईस्ट तो वो दिखावा है फिर तो सब। फिर तो ऐसे आदमी जानते हो क्या करते हैं? एक हफ्ता भगवान शिव को मानेंगे, डीपी लगाएंगे भगवान शिव की, एक हफ्ते बाद भगवान श्री राम की डीपी लगाएंगे, उसके बाद हनुमान जी की डीपी लगाएंगे, फिर करोरी माता महाराज आ जाएंगे, फिर पता नहीं कौन कौन से देवता आ जाएंगे। वो किसी को वो कई नाराज नहीं एनर्जी करना में चाहते ना। घूमता रहेगा, इसका मतलब उसका कोई इष्ट नहीं है। हाँ। वो किसी के भी गुणों को अपने अंदर नहीं समा सकता। और जब कुंडली में बुध और राहु नेगेटिव होता है ना, तब ऐसे ही होता है। बुध बुध खराब करता है इसे। बुध और राहु जब भी कुंडली में नेगेटिव होता है ना, तो ऐसे ही लोग फिर करते हैं। वो किसी एक एनर्जी को इतने कंफ्यूज रहते हैं कि जो एनर्जी जिस हफ्ते उनको अट्रैक्ट कर गई, बस उस रूप में उस हफ्ते जी लिया, फिर दूसरे हफ्ते दूसरी एनर्जी में जी लिया, फिर वो इस तरीके से चलता है उनका। ऐसे चलिए हम लोगों को उपाय। ऐसे लोगों को अपने राहु को कंट्रोल करना चाहिए, है ना। राहु को अपने कंट्रोल करना चाहिए, और राहु को कंट्रोल करने की कई कई उपाय हैं, कई तरीके हैं। अब कौन सा तरीका उस आदमी को सूट करता है, उसकी एनर्जी से मैच करता है, ये भी बहुत डिपेंड करता है। देखो, कोई चीज इस दुनिया में गलत नहीं है, कोई भी चीज गलत नहीं है। कुछ लोग, जो नशा होता है ना, जो नशा होता है, वो कुछ लोग चीजों को अलाइन करने के लिए अपने अवचेतन मन को, अपनी चेतना को किसी चीज से बांधने के लिए उस नशे को करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे साधु महात्मा, बहुत सारे सन्यासी जो है ना, वो चिलम वगैरह का यूज करते हैं, ठीक है।
इस टाइप के नशे का यूज करते हैं, तो आप उनको नशेड़ी नहीं कह सकते हो। आप उनका भी, वो क्या करते हैं कि जिस एनर्जी से वो कनेक्ट होना चाहते हैं, उस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए वो नशा करते हैं, जिससे उस एनर्जी के साथ में वो कनेक्ट हो सके। कोई चीज बुरी नहीं है, बस डिपेंड ये करता है कि उस चीज को आप यूज कैसे कर रहे हो, किस चीज के लिए आप यूज कर रहे हो। तो किसी भी चीज का, किसी को देखो आपकी ये आदमी इंसान इस तरीके से ये काम कर रहा है, तो वो गलत नहीं है। वो डिपेंड ये करता है कि वो उसका यूज कैसे कर रहा है, किस लिए यूज कर रहा है। नहीं, हम सर किसी को उपाय करने भेजते हैं ना मंदिर में, हम्म। कि ये मंदिर में देना है। अब वो कभी मंदिर में गया नहीं, कभी हम्म। मंदिर में पैर नहीं रखा। अब वो पूछता है हम किसके मंदिर में जाएं। फिर हम्म। हमको, मेरे को मतलब मैं ऐसा देखता हूँ कि उसको कौन सी एनर्जी उसको अच्छी लगेगी। अगर मान लो वो राम का भक्त है और उसको शिव के वहां भेज दिया, तो वो भी वो मजा अच्छा नहीं लगेगा तो उसको। तो इसीलिए तो लाल किताब में धर्म स्थान बोला गया है, उमेश जी। दूसरा घर है सर। हम्म। धर्म स्थान दूसरा घर को बोला गया है ना सर। वही मैं कह रहा हूं, तो धर्म स्थान उसके लिए जो धर्म स्थान हो, हाँ। वो जिस धर्म स्थान को मानता हो, वो उसके लिए बोला, वो धर्म स्थान में जाए। वो जिस 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 भी धर्म स्थान को मानता हो, वो मस्जिद को सर मानता हो मस्जिद में जाए, गुरुद्वारा को मानता हो गुरुद्वारा में जाए। इसमें तकलीफ ये है, उसमें अपन राशि नहीं देखते इसमें। अपने तो दूसरा 2 नंबर का घर है, तो 2 नंबर का हम शुक्र को ही मानेंगे उसका स्वामी। अगर कोई प्लानेट नहीं है, मान लो वहां पे शनि पड़ा है या मंगल पड़ा है, तो हम उसको हनुमान जी के मंदिर भेज सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप धर्म हाँ। स्थान ही सिंपल बोलो, धर्म स्थान। अच्छा, सेकंड वो हाउस किस। धर्म स्थान है। कोई कोई भी प्लेनेट वहां पर हो, कोई भी राशि हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सेकंड हाउस धर्म स्थान है, तो हर आदमी के लिए जो धर्म स्थान, जिस भी धर्म स्थान को वो मानता है, वहां पे उन चीजों को स्थापित करना। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा किसी को भी ला। कहीं पे भी। और हाँ। कुछ ना समझ में आए, तो सेकंड हाउस नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कोई चीज स्थापित कर दे अपने मकान में ही। नहीं जाना चाहता है बस मंदिर। यही समझना है आपसे, वो जब आप वो समझाएंगे ना वास्तु, हम्म। तब ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि बिल्कुल। मंदिर में कई कई इंसान सर मंदिर में। आप अपने मकान में भी कोई चीज, अपने मकान में भी आप उपाय कर सकते हो, ऐसा नहीं है। हाँ। आपको अगर, जैसे चंद्रमा, जैसे दूध दूध हम मंदिर में चढ़ाने की बात करते हैं, है ना। तो मंदिर अगर आप नहीं चाहते हैं, तो अपने नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप पुराने चावल या चांदी उसमें डाल के आप स्थापित कर सकते हो। यस सर। बस ये समझ में आ जाए सर, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है सर। जय श्री ओके। राम। जय श्री जी राम। सर, शुक्रिया। ओके सर।